basic was required that we already done actually, and most of you are doing so. कि जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जितना सीरियस हैं एक दो को छोड़ के बाकी सबने इतना इंटरेस्ट लिया है, so I'm really happy actually. तो आज जो अब इस सेशन में हम what we will do actually, we will try to concentrate more on the analyzing of horoscopes, कि हम horoscope को कैसे analyze करते हैं और क्या-क्या चीजें हम देखते हैं, क्या-क्या चीजें जरूरी हैं, क्या उनका रेलेवेंस है. So all these things we will try to study और थोड़ा-थोड़ा हम लोग सभी को टच करेंगे जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हमें हॉरोस्कोप कैसे एनालाइज करना है. बहुत सारे फैक्टर होते हैं और जब आप कोई भी पर्टिकुलरली जब कंप्यूटर हॉरोस्कोप देखते हैं तो you find that lot of things are written actually and sometimes there are large number of pages also. और हम लोग पलटते रहते हैं thinking that most of these things are irrelevant. But एक चीज मैं बता दूं कि कंप्यूटर हॉरोस्कोप में जो भी लिखा हुआ है each and everything is very relevant और उसी सीक्वेंस में कि जिस सीक्वेंस में आपका कंप्यूटर हॉरोस्कोप बना होता है, जिस सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन होती है उसी सीक्वेंस में उनकी इंपॉर्टेंस भी है. अगर आप कोई भी कंप्यूटर हॉरोस्कोप देखें एंड यू जस्ट लीव द फर्स्ट पेज जो कि आप बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, प्लेस है, ऑल दोस थिंग्स, कौन सी तिथि है, कौन सा पक्ष है, कौन सा महीना है और कुछ और इंफॉर्मेशन होती है, पाया हुआ, योनि हुआ, नाड़ी हुआ, वर्ण हुआ, वश हुआ, ऑल दोस थिंग्स आर देयर बट नथिंग मोर देन दैट एक्चुअली. उसमें कोई ऐसी चीज रेलेवेंट नहीं है जो कि आपके प्रेडिक्शन में काम आएगी. So that is basically the basic information. We start from the second page. और जैसे ही आप पेज को पलटते हैं फर्स्ट पेज को, you find a table actually. और it starts with the all the planets. जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें तो you find all the planets are there, their longitude are there. और उसमें सब किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, कौन से नक्षत्र के पद में है और उसका लॉर्ड क्या है. और इसके अलावा वहीं पर उसी टेबल के अंदर जो है वो ये भी लिखा रहता है कि कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, कौन सा प्लैनेट कंबस्ट है. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज देयर इन द वेरी बिगनिंग एंड आई टेल यू दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हॉरोस्कोप, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं देखेंगे, जब तक हम हॉरोस्कोप को एनालाइज नहीं कर सकते. So what all factors we see, I will just share the screen also so that it's more clear actually. सबसे पहले जो लिखा होता है लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लैनेट्स एंड द असेंडेंट, और जो किस साइन में है प्लैनेट आप देखते हैं पहले लिखा होता है, कितने डिग्री का है, कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड क्या है, कौन से पद में है. अगर आप ऐसे भी ये इवन इफ यू शेयर दिस जगन्नाथ हो रहा, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो ये इंफॉर्मेशन होती है वो किसी भी कंप्यूटर हॉरोस्कोप के फर्स्ट पेज पर होती है. ये दिस इंफॉर्मेशन एक्चुअली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. और बिना इसको किए हुए, बिना इसको देखे हुए आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए. बट फैक्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर दे डोंट इवन लुक एट दिस इंफॉर्मेशन. बट आई टेल यू दैट दिस इज अ वेरी वेरी basic information, and without looking at this you cannot have any idea about the strength of the horoscope or the weakness of the horoscope. जैसे यहाँ देख रहा है कि लग्न लिखा हुआ है 24 डिग्री इन कैंसर साइन, ये जो CN लिखा हुआ है दिस इज इन कैंसर साइन, और 24 डिग्री 11 मिनट 7.72 सेकंड ये लिखा हुआ है यहाँ पर. दिस इज द कंप्लीट लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट और द लग्न कि इन कैंसर साइन इट इज एट 24 डिग्री 11 मिनट एंड 7.72 सेकंड. फिर ये लिखा हुआ है कि किस नक्षत्र में है, नक्षत्र अश्लेषा लिखा हुआ है और अश्लेषा के थर्ड पद में ये है वो भी लिखा हुआ है. और यहाँ पर इवन दे हैव गॉन अप टू द नवांश, वो अब डिविजनल चार्ट में पढ़ेंगे कि नवांश में किस राशि में है, वो भी यहाँ पर जो एक्वेरियस वगैरह लिखा हुआ है. दिस इज द नवांश इन विच दिस प्लैनेट इज प्लेस्ड. इसका मतलब लग्न जो है कैंसर साइन में, जैसे आप ये देख रहे हैं कैंसर साइन है, 4 नंबर साइन है, इट इज एट 24 डिग्री 11 मिनट 7.72 सेकंड.
और इसका जो नक्षत्र है वो अश्लेषा है, थर्ड पद में है और कैंसर साइन में है और एक्वेरियस नवांश में है। तो नवांश, तो ये टेबल हर जी एक सेकेंड डिस्टर्ब कर सकती हूँ आपको, आप मुझे बताएं ये जो इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये आप ही बताओगे या कहीं हमें मिल सकते हैं? नहीं, शॉर्ट जैसे फॉर्म तो आपने कैंसर का CN किया ना just उस तरह। just by looking at it, because each software will give you some different short form. तो बट आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, CN तो कैंसर ही होगा, उसमें किसी में हो सकता है CAN लिखा हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, और जैसे you are looking at the horoscope also with you. ओके तो ये हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग शॉर्ट फॉर्म होगी, जरूरी नहीं है कि सब में नहीं, CN इसका लिखा तो हो। पता चल जाएगा, मेन नक्षत्र के जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। नहीं, जब नक्षत्रों के आपको नाम याद हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज साउथ इंडियन सॉफ्टवेयर, इसमें जो अश्लेषा की जगह ASREL होना चाहिए, बट R लिखा हुआ है, तो दे प्रोनाउंस इट इन अ डिफरेंट वे एक्चुअली। बट इवन देन वंस यू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल नक्षत्रास, देन इट्स वेरी सिंपल। ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि ये अश्लेषा है, ये रेवती है, ये कृतिका है, ये पूर्व आषाढ़ा है, ये उत्तर आषाढ़ा है, ये मृगशिरा है। तो इस तरह से जब आपको नाम याद हो जाएंगे, नाम की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। और इसी टेबल में आप देखिए, ये जो ब्रैकेट में R लिखा हुआ है, रेट्रो, तो दिस इज इंडिकेट दैट एट द टाइम ऑफ बर्थ योर प्लैनेट वाज रेट्रोग्रेड, मतलब वक्री था। जैसे जुपिटर यहाँ वक्री लिखा हुआ है, सैटर्न वक्री लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, तो ये इंडिकेट ये करता है कि इसमें से ये प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड है। और राहु केतु हमेशा ही रेट्रोग्रेड होते हैं, तो इसलिए वो उसके आगे नहीं लिखते, बिकॉज दे ऑलवेज रेट्रोग्रेड ओनली। और अगर कोई प्लैनेट कम्बस्ट होता है, सन के बहुत पास होता है, तो यहाँ ब्रैकेट में C लिख देते हैं, जो कोई यहाँ पर कोई नहीं है, तो वहां C लिखा होता है। और अगर आप C नहीं लिखा है तो फिर कम्बस्ट नहीं है, कम्बस्ट नहीं है कोई भी, इसका मतलब। और आपने ये भी जो लिखे हुए हैं BK GK AK, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें कारक जो है वो चर कारक बोलते हैं, वो वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द हॉरोस्कोप। जैसे पराशर सिस्टम में तो आत्मा का कारक शनि है इन ऑल केसेस, बट यहाँ पर प्लैनेट फिक्स्ड नहीं होता है, तो प्लैनेट हर समय वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ पर जिस प्लैनेट का सबसे ज्यादा लॉन्गिट्यूड होता है, सबसे ज्यादा डिग्री होती है, उसको हम आत्मकारक बोलते हैं। तो वो डिस्कस करेंगे, बट AK का मतलब है आत्मकारक, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा डिग्री है इसकी 28 डिग्री, तो इट बिकम्स ए आत्मकारक। फिर उससे कम डिग्री अमात्य कारक हो गया ये। फिर ये B के मतलब भ्रातृ कारक, भाई का कारक हो गया। P के मतलब पितृ कारक, फादर का कारक हो गया। M के मतलब मातृ कारक, माता का कारक हो गया। और G के मीन्स न्याति कारक, न्याति कहते हैं रिलेशंस को। तो ये उस तरह से ये जो कारक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो दैट वी विल डिस्कस एक्चुअली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट आई वांटेड टू शो कि सबसे पहले जो टेबल बनी हुई है उसका पर्पस है, वो ऐसा नहीं कि हमने शुरू में उसको क्यों बनाया, बिकॉज वो जरूरी है आपके हॉरोस्कोप को स्टडी करने के लिए, आपको एक असेसमेंट के लिए कि कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन में है, कितना स्ट्रांग है, कोई रेट्रोग्रेड तो नहीं है, उसका क्या इफेक्ट होगा, कोई कम्बस्ट है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। और अल्टीमेटली देन वी गो टू द प्रिडिक्शन ऑन द नक्षत्र बेस्ड। तो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लैनेट किस नक्षत्र में है, और नक्षत्र में भी 4 पद होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस पद में है, तो उस पद के हिसाब से भी प्रेडिक्शन डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जस्ट हैव ए ग्लांस एट द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट एज वेल एज द असेंडेंट, और उसी में पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द जोडियक ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि असेंडेंट उसमें लिखा है कैंसर साइन में, या कोई भी प्लैनेट किस साइन में है वो लिखा हुआ है। और किसी टेबल में उसका लॉर्ड भी लिखा होता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। तो उसमें लॉर्ड भी लिखा होता है, तो आपको पता है कि कौन सा प्लैनेट किस साइन में है, उसका लॉर्ड क्या है, रेट्रोग्रेड तो नहीं है, किस नक्षत्र में है, किस पद में है, कोई कम्बस तो नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आपको एक असेसमेंट होता है, एक आइडिया होता है कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है। हम लोग लास्ट टाइम भी काफी डिस्कस किया था कि जो प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ होती है, अवस्थाएं होती हैं, एक बालादी अवस्था हमने डिस्कस की थी, एक दीप्तादी अवस्था डिस्कस की थी, तो वो एक बार और देखेंगे हम लोग। तो उससे हमको एक लॉन्गिट्यूड देखकर या ये देखकर कि रेट्रोग्रेड तो नहीं है या कम्बस तो नहीं है, we have a very good assessment about the strength of the planet, and just by having a glance
वी हैव एन असेसमेंट, इट्स अ वंडरफुल थिंग एक्चुअली, बिकॉज और कोई चीज नहीं है, और ये इसीलिए बनाया गया है यहाँ पर स्टार्टिंग में कि सबसे पहले प्लीज उसको देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। लेकिन हम लोग नहीं करते, हम लोग तो स्ट्रेट अवे उसको छोड़ ही देते हैं, स्ट्रेट अवे गो टू द चार्ट। एक्चुअली दैट इज नॉट करेक्ट, कि जब तक आप बेसिक चीज को नहीं देखेंगे, जब तक चार्ट देखने का कोई फायदा नहीं है, चार्ट से कुछ पता नहीं चलेगा। जब तक आपको ये पता ना हो कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस साइन में बैठा हुआ। मान लीजिए कोई प्लैनेट उच्च का भी है और कंबस्ट हो गया, तो इट गेट्स 0 स्ट्रेंथ और इवन नेगेटिव स्ट्रेंथ, तो उसका क्या फायदा हुआ। फिर जो लग्न चार्ट है, हम लोगों ने देखा लास्ट टाइम कि लग्न चार्ट में हर प्लैनेट की पोजीशन दी होती है कि कौन सा प्लैनेट किस साइन में है, और उसी को हमने क्या किया कि ये मान लिया कि ये भाव चार्ट भी है। उस जो हमने लग्न है या फर्स्ट हाउस को, उसको हमने फर्स्ट हाउस मान लिया, उसके बाद 30 डिग्री को सेकंड हाउस मान लिया, उसके बाद थर्ड हाउस मान लिया। बट फैक्ट ये नहीं है कि जो लग्न चार्ट है दैट ओनली इंडिकेट्स कि प्लैनेट जोडियक में किस साइन में है, नथिंग मोर देन दैट एक्चुअली। कि उससे सिर्फ ये आपको ये पता लगता है कि प्लैनेट लियो साइन में है या कैंसर में है या एरीज में है और कितने डिग्री पर है, दैट्स ऑल। लेकिन हमने प्रिज्यूम कर लिया कि जो हाउसेस हैं या जो साइन हैं दे आर द सेम थिंग, और उसको हमने एक ही मान लिया। लेकिन वो एक नहीं होते हैं। हमें, आपने देखा होगा कि लग्न के चार्ट के साथ साथ एक और चार्ट बना होता है जिसको कि हम भाव चार्ट कहते हैं या भाव चलित कहते हैं। और दैट भाव चार्ट टेल्स यू अबाउट द हाउसेस, कि कौन सा हाउस कहाँ से शुरू होता है, कहाँ उसका मिड पॉइंट है और कहाँ उसका एंड पॉइंट है। एंड यू फाइंड दैट दीज टू आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। समटाइम द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, मैनी प्लैनेट्स दे डिफर इन द पोजीशन। जो आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर हाउस में है लग्न चार्ट में, उनकी पोजीशन पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है भाव चलित में, एंड द एंटायर कंप्लेक्शन ऑफ द हॉरोस्कोप चेंजेस। तो इसीलिए भाव चलित को हमेशा लग्न चार्ट के साथ बनाया जाता है। और आपने कभी कभी देखा होगा कि अलग से भी नहीं बनाते कभी कभी, और लग्न चार्ट में जो प्लैनेट है उसके ऊपर हम प्लस या माइनस लिख देते हैं। प्लस लिखने का मतलब यह है कि भाव चलित में वो प्लैनेट नेक्स्ट हाउस में चला गया, और माइनस लिखने का मतलब होता है कि वो प्लैनेट जो है पहले साइन में चला गया, पहले हाउस में चला गया। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कि पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द जोडियक एज वेल एज किस हाउस में प्लेस्ड है। And I told you that house is rather more important than the position of planet in the zodiac. तो जब हम रिजल्ट आप देखते हैं, and most of the books when you refer you find that दोनों के रिजल्ट मिले होते हैं, कि प्लैनेट किस साइन में है तो क्या रिजल्ट होगा, और प्लैनेट अगर किस हाउस में है तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। और ये सिर्फ भाव चलित बताएगा आपको कि प्लैनेट किस हाउस में है। और जो हम लोग कंफ्यूज कर रहे थे लग्न चार्ट से, लग्न चार्ट विल नॉट टेल यू अबाउट द हाउसेस। अगर आपको हाउस देखने हैं कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में, देन यू हैव टू गो टू भाव चलित एक्चुअली। और भाव चलित बनाने के तरीके दो तरह के हम मेथड यूज करते हैं। एक में तो ये होता है कि लग्न जो भी आपका आपने कैलकुलेट किया, तो दैट बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस। तो हम 15 डिग्री पहले उसको शुरू कर देते हैं, 15 डिग्री बाद में उसका खत्म कर देते हैं। बट दैट इज नॉट द राइट वे। राइट वे ये है कि हम हर हाउस का अलग अलग स्पैन निकालते हैं, एक्सटेंट निकालते हैं, कि हर हाउस कहाँ से शुरू होता है, उसका मिड पॉइंट कौन सा है और उसका एंड पॉइंट कौन सा है। जैसे हम लोगों ने लग्न की बात की थी, या लग्न का जो पोजीशन दी होती है आपके और जो अभी चार्ट में, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस। दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस, नॉट द स्टार्ट और द एंड ऑफ द हाउस एक्चुअली। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो हमने कहा कि जो मिड पॉइंट है उसको हम कस्प बोलते हैं, कस्प, एंड कस्प इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाउस। बट अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो कस्प इज नॉट द मिड पॉइंट, कस्प इज द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग द टू कर्व्स। तो आप कहेंगे कि ये व्हाई वी कॉल इट कस्प देन, एक्चुअली कस्प इज नॉट द मिड पॉइंट। कस्प हम इसलिए बोलते हैं कि जो वेस्टर्न सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी का, उसमें हमने कहा कि असेंडेंट जो हमने कैलकुलेट किया, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस। बट वेस्टर्न सिस्टम में उसको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट हाउस कंसिडर करते हैं। दैट्स व्हाई इट बिकम्स ए जॉइनिंग पॉइंट ऑफ द टू कर्व्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कस्प। बट इन आवर सिस्टम
that point is the midpoint of the first house. But even then we call it a cusp actually. But in Hindi इसका midpoint actually. और दूसरा जहां तक midpoint का सवाल है, it's very important point of the house, क्योंकि उस house की maximum activity it moves around the midpoint of the house. इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी planet midpoint पर है, it will have a maximum influence on that house. It will have a maximum influence on the significations of that house. और अगर कोई planet starting point पर है या end point पर है, तो उस planet का influence उस house के लिए बहुत कम हो जाता है. तो इसलिए ये भी देखना है कि अगर कोई भी planet mid point पर है या cusp पर है उस house के, then planet is very important for that house. और अगर starting में है या end में है, तो उसकी उतनी ही जो है उसका effect या उसका influence उस house के लिए कम हो जाता है. इसके अलावा अनिल जी एक बार वो चार्ट देख के बता सकते हैं क्या, जो आपने अभी बताया चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा? चार्ट में बताऊंगा मैं अभी, उसमें एक अलग से हम भाव चलित बनाते हैं और इसमें let just tell you. Sorry. इसमें आप देखेंगे कि ये जो बना हुआ है D1, ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखा हुआ भाव चक्र और चलित चक्र. यहाँ सारे डिविजनल चार्ट हैं और ऊपर जो है भाव चक्र है. तो ये भाव चक्र जो है, दिस इज द चलित चक्र एक्चुअली, भाव का चक्र है ये. तो यहाँ पर ये जो D1 बना हुआ है, ये D1 हमने बनाया हुआ है. दिस इज दिस चार्ट एक्चुअली. तो अब भाव चलित अगर आपको बनाना है तो इससे आप राइट क्लिक करके किसी भी डिविजनल चार्ट पर यू कैन फाइंड आउट द भाव चलित. और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लग्न चार्ट है, ये वाला, दिस इज द लग्न चार्ट. और जब हमने भाव चलित बनाया तो राहु यहाँ पर 12th हाउस में था. राहु जो है 12th हाउस में था. और जैसे ही हमने भाव चलित बनाया तो राहु 11th हाउस में आ गया. राहु जो है 11th हाउस में आ गया. एंड नाउ यू सी द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ राहु हैज चेंज्ड ऑन द हॉरोस्कोप. ये हम लोग पहले 12th हाउस में कंसिडर करके प्रिडिक्शन कर रहे थे, वो उसके प्रिडिक्शन कुछ और होते हैं. और जब राहु 11th हाउस में होगा तो उसके प्रिडिक्शन कुछ और होंगे. तो प्रिडिक्शन पूरे के पूरे चेंज हो गए एकदम से. जो जैसे ही हमने भाव चलित बनाया तो यहाँ तो ठीक है कि राहु 3rd साइन में है. This is okay. We will only say that Rahu is in the 3rd sign. When we talk about the house, then we have to say that Rahu is in the 11th house. 11th house के रिजल्ट देगा. ऐसे ही आप यहाँ देख रहे हैं कि शनि जो है 7th हाउस में है, उसके रिजल्ट कुछ और होते हैं. और जैसे ही हमने भाव चलित बनाया, शनि कहाँ चला गया? शनि यहाँ पर आ गया 6th हाउस में. अब उसके रिजल्ट पूरे चेंज हो गए पूरे के पूरे. केतु यहाँ पर 6ठे घर में है लग्न चार्ट में, और जैसे ही हमने भाव चलित बनाया तो ये 5वें घर में चला गया. तो यू सी द पोजीशन ऑफ 3 प्लैनेट्स हैज चेंज्ड. जो आप प्रिडिक्शन कर रहे थे कि इसको हाउस मानकर, वो प्रिडिक्शन आपकी सारी की सारी चेंज हो गई. दैट्स व्हाई इट इज ए मस्ट कि जब हमें ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है, देन वी हैव टू सी दिस चार्ट, नॉट दिस वन. दिस चार्ट ओनली इंडिकेट्स कि जो प्लैनेट है वो किस साइन में प्लेस है. दैट्स ऑल. किस साइन में और कितने डिग्री पर है. और जब हम हाउस की बात करेंगे तो हाउस हम इस चार्ट से या भाव चलित चार्ट से देखेंगे. देखिए, लेट अस से कि किसी का सन जो है, एक प्लैनेट है, एनी जस्ट फॉर एग्जांपल, कि एक प्लैनेट आपका सन है. सन उच्च का है आपके हॉरोस्कोप में. यू से कि सन इज इन द एरीज साइन एंड इट इज एक्सॉल्टेड. आप लोग बहुत अच्छा समझते हैं उसको कि उच्च का सन है, बहुत अच्छे रिजल्ट देना चाहिए उसको. लेकिन अगर वो 6 से 12 में बैठ गया या 6 और 12 हाउस में बैठ गया, तो कहते हैं कि उसके रिजल्ट 0 हो जाते हैं बिल्कुल. जो आप समझ रहे हैं कि उच्च का सन है, उसके रिजल्ट बिल्कुल 0 हो गए. और इसके इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, इफ ए प्लैनेट इज इन डेबिलिटेशन, लेट अस से सन इज इन डेबिलिटेशन और लग्न में बैठ गया, सन डेबिलिटेटेड होके लग्न में बैठ गया, उसके रिजल्ट आपको 50-60% मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. लेकिन एक उच्च का प्लैनेट अगर खराब घर में बैठ जाता है तो उसके रिजल्ट 0 हो जाते हैं. दैट्स व्हाई वी से कि भाव चलित की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. और जब तक आप भाव चलित को नहीं देखेंगे, आप प्रेडिक्शन सही नहीं कर सकते. और यहाँ देखिए 3 प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो रही है, एक की नहीं 3 प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो रही है.
तो रिजल्ट्स बहुत वेरी कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्लैनेट आपका 12th हाउस में है, कोई भी प्लैनेट लेट अस से, और आप कह रहे हैं कि प्लैनेट की पोजीशन बहुत खराब है, और जब आपने भाव चलित बनाया तो वो प्लैनेट लग्न में आ गया। अब आप देखिए पूरे रिजल्ट आपके चेंज हो गए। या कोई प्लैनेट 9th हाउस में था आपके, इस 9th हाउस में, और आप कहते हैं बहुत अच्छा त्रिकोण स्थान है, भाग्य स्थान है, बहुत अच्छा प्लैनेट है, और भाव चलित में बनाया तो 8th हाउस में चला गया, तो पूरे हॉरोस्कोप की पोजीशन चेंज हो गई, पूरे की पूरे जो रिजल्ट आप सोच रहे थे वो बिल्कुल अलग हो गए। तो इसलिए जब भी आप लग्न चार्ट को देखें तो इस भाव चलित चार्ट को भी हमेशा देख लें, और बिना उसके आप आगे मत बढ़िए। और दैट इज द पर्पस कि भाव चलित चार्ट भी हमेशा लग्न चार्ट के साथ ही बनाया जाता है, कभी अलग नहीं बनाते, इसीलिए वो कि जिससे कि आपकी निगाह दोनों के ऊपर जाए, एक के ऊपर ना जाए, और दोनों को मिला के नाउ यू हैव ए बेटर असेसमेंट कि कौन सा प्लैनेट किस साइन में है और किस हाउस में है, एंड बोथ विल मैटर। ऐसा नहीं कि एक चीज मैटर करेगी, और जो प्लैनेट के रिजल्ट होंगे इट विल डिपेंड ऑन बोथ ऑफ दीज थिंग्स कि कौन से साइन में है एज वेल एज कौन से हाउस में है। और मैंने कहा कि एक उच्च का प्लैनेट खराब हाउस में बैठ गया, रिजल्ट 0 हो गए, और एक उच्च का प्लैनेट ही मान लीजिए अच्छे घर में बैठ गया तो ये बहुत ही राजयोग बन गया, इससे अच्छा राजयोग क्या होगा। तो ये दोनों चीजें काउंट करेंगे हम कि प्लैनेट की पोजीशन क्या है जोडियक में, और उसके बाद जो है वो किस हाउस में प्लेस्ड है। तो दोनों चार्ट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीजों को, हम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है। और उसके साथ साथ एक चार्ट और भी बना होता है लगन चार्ट के साथ साथ, उसको हम नवांश चार्ट बोलते हैं, D9 चार्ट बोलते हैं। दैट इज वन ऑफ द डिविजनल चार्ट। जो हम डिविजनल चार्ट हम स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस it plays a very important role in prediction. That's why it is always made along with the Lagna chart also. तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। और जब भाव चलित को हम देख लेते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट पेज पर, जस्ट ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल फाइंड कि एक कैलकुलेशन की हुई है रश्मि किरण की, रश्मि किरण। और रश्मि किरण जो है वो हर प्लैनेट की कैलकुलेट होती है। दिस इज a type of strength of the planet, and there is a method to calculate the strength of this planet, brightness of each planet. तो उसको हम रश्मि किरण कहते हैं। तो वहां आप देखेंगे कि हर प्लैनेट की रश्मि किरण कैलकुलेट की हुई है, और नीचे उसका टोटल लिखा हुआ है। हर प्लैनेट की रश्मि किरण है और नीचे उसके टोटल लिखा हुआ है। And I tell you, this is a very important thing actually, and I have not seen anybody looking even at this रश्मि किरण actually. जैसे हर चीज का इंडेक्स होता है, आप कहते हैं कि प्राइस इंडेक्स है, लाइफ इंडेक्स है, और लेबर इंडेक्स है, and all those indexes, indices. But जैसे ही लाइफ का अगर हमें इंडेक्स देखना हो कि किसी भी नेटिव की लाइफ की क्वालिटी क्या होगी, then रश्मि किरण will help a lot. अगर किसी की रश्मि किरण बहुत ज्यादा है तो यू सी द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ दैट नेटिव बहुत अच्छी होती है। जितनी ज्यादा रश्मि किरण होंगी उतनी ही आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी। एंड आई हैव सीन रश्मि किरण ऑफ 70-80 एक्चुअली, which is supposed to be very high. एंड आई हैव आल्सो सीन कि ये लड़कियां हैं, जब शादी हुई इन लड़कियों की तो जहां भी गई वहां पर जस्ट साक्षात लक्ष्मी की तरह गई। दे हैव जस्ट चेंज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट फैमिली। पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। जहां की बहुत ऑर्डिनरी फैमिली थी, दे आर नाउ मल्टीमिलियनेयर एक्चुअली। तो ये चीजें मायने रखती हैं एस्ट्रोलॉजी में, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत बार बात होती है कि मैरिज में हॉरोस्कोप कैसे मैच करें, क्या करें क्या ना करें। मैं कहता हूँ लड़की का रश्मि किरण देख लीजिए, अगर 60-70 रश्मि किरण है तो आंख बंद करके आप शादी कर लीजिए उससे। वो ऑटोमेटिकली लाइफ में प्रोस्पेरिटी ही लाएगी, बिकॉज शी कांट लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ। तो रश्मि किरण का जो कैलकुलेशन किया होता है आपके बर्थ चार्ट में या कंप्यूटर हॉरोस्कोप में, उसके ऊपर एक निगाह मारिए। और कहते हैं कि अगर 25 से कम होती है रश्मि किरण देन लाइफ इज इन ऑर्डिनरी, और अगर 25 से ज्यादा होती है तो जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। और जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम आई हैव सीन एटलीस्ट 70-80, and if you see the lives of those natives, really wonderful actually, just because the Rashmi Kiran is very high.
तो इसलिए रश्मि किरण की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। ये भी दिखा दीजिए प्लीज चार्ट से। इसमें नहीं है, इस सॉफ्टवेयर में नहीं है, बट आई विल शो यू इन अनदर सॉफ्टवेयर एक्चुअली। बट आप जो भी कंप्यूटर उसको बनवाएंगे किसी से भी, तो उसमें रश्मि किरण जो है वो कैलकुलेट की होगी एक्चुअली। Is there any other name of Rashmi Kiran? किसी और नाम से भी जाना जाता है? नहीं, इसी नाम से जाती हैं जितने भी हमारे पराशर और रसास्त्र वगैरह हैं, उसमें रश्मि किरण ही नाम लिखा हुआ है उसका। और ये जगन्नाथ होरा में नहीं है, पाराशर में है। जगन्नाथ होरा में नहीं है। एक मिनट, लेट मी सी अगर एक किसी और में, बट नहीं, आई कांट। No, I can't open another one actually, so no. बाहर जाना। Anyway, that I will show you some other time actually. But जो भी कंप्यूटर हॉरोस्कोप होगा तो उसमें आपको रश्मि किरण लिखी होगी। एंड इट्स वेरी गुड इंडेक्स ऑफ द लाइफ, आई से लाइफ इंडेक्स ऑफ ए नेटिव। और जितनी ज्यादा रश्मि किरण है उतना ही आप खुद ऑब्जर्व करिए, अपने अपने जो हॉरोस्कोप है, कंप्यूटर हॉरोस्कोप आपके पास होंगे, उसमें रश्मि किरण लिखा होगा। एंड देन यू फाइंड कि जितना ज्यादा रश्मि किरण है उतना ही आपकी लाइफ की क्वालिटी बेटर है एक्चुअली में उसकी। तो ये इष्ट फल क्या है? आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू दैट अभी। तो ये रश्मि किरण हो गई। और उसके साथ साथ जब हम लग्न चार्ट को देखते हैं तो वी आल्सो सी द वेरियस योगास प्रेजेंट देयर एक्चुअली। और योगास के बारे में पहली चीज तो यह है कि हम उसको सिर्फ लग्न चार्ट से देखते हैं, भाव चलित से नहीं देखते। भाव चलित में कोई रोल नहीं है योग का। तो जब भी हम योग देखेंगे तो वी ओनली सी द योगा विद द हेल्प ऑफ लग्न चार्ट। जो हमने अभी देखा लग्न चार्ट, तो उसमें जब हम एक ग्लांस करेंगे on the position of various planets, so you find that there are certain yogas. Yogas means कि either a combination of planets, combination of certain planet, or the position of a particular planet. एक particular position में योग बनता है। जैसे हम लोगों ने पढ़े भी थे बहुत सारे योग लास्ट टाइम, जैसे कि बुध आदित्य योग पढ़ा हमने, गज केसरी योग पढ़ा, गुरु चांडाल योग पढ़ा, और ऐसे ही बहुत सारे योग होते हैं जो थोड़े से हम लोग, विपरीत राजयोग है, नीचभंग राजयोग है, सकट योग है, काल सर्प योग है। तो कुछ नेगेटिव योग होते हैं, कुछ पॉजिटिव योग होते हैं। और जब किसी हॉरोस्कोप में योग बन जाते हैं, देन the position of planet will not count because yogas will supersede the position of the planet. तो जैसे ही योग बनते हैं तो then we don't see the normal way because yogas are given the preference actually in preference to the position of planets. तो अगर कोई भी योग बन रहा है किसी भी हॉरोस्कोप में तो you have to be very very particular कि अगर कोई योग बन रहा है तो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपने योग नहीं देखा तो आपने ऑर्डिनरी प्लैनेट की पोजीशन समझकर प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि इवन एक छोटा सा एक्सचेंज, अगर किसी भी हॉरोस्कोप में दो हाउसेस के लॉर्ड आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब जैसे फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस है, फोर्थ का लॉर्ड पांचवें घर में बैठा हुआ है, पांचवें का फोर्थ में बैठा हुआ है, इसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। तो अगर एक भी एक्सचेंज होगा किसी भी हॉरोस्कोप में, एक भी, देन he is not an ordinary person. He will always be above the ordinary level actually. एक भी एक्सचेंज, और दो एक्सचेंज तो आपको मुश्किल से मिलेंगे, और तीन एक्सचेंज हमारे इंदिरा गांधी के थे which made her the प्राइम मिनिस्टर। तो अगर कोई इस टाइप के योग हैं, और जैसा मैंने कहा कि कभी कभी ये जैसे विपरीत राजयोग आ जाता है, उसकी जब दशा अंतर्दशा ऑपरेट होती है तो सडनली आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाती है। कोई महापुरुष योग बना हुआ है, कभी कभी हम प्लैनेट को समझते हैं नीच का है, बहुत खराब है, लेकिन जो हम लोगों ने कंडीशन डिस्कस की थी तो उसमें देखा था कि वो नीच का प्लैनेट, जैसे कहते हैं ना कि वो नीच भंग हो जाता है, और नीच भंग ही नहीं होता, इट बिकम्स राजयोग, बिल्कुल उल्टा हो जाता है रिजल्ट। एंड मैनी केसेस यू विल फाइंड एटलीस्ट 30-40% ऑफ द केसेस कि डेबिलिटेशन कैंसिल होकर इट बिकम्स ए राजयोग कारक प्लैनेट। तो हम तो समझ रहे हैं कि वो नीच का प्लैनेट है, लेकिन जब आपने कंडीशन अप्लाई की देन यू फाउंड कि डेबिलिटेशन कैंसिल ही नहीं हो गया, इट हैज टर्न्ड इनटू ए राजयोग, तो उसकी पोजीशन कुछ और होगी। और फिर हम डिविजनल चार्ट में वर्गोत्तम भी देखते हैं कि कोई वर्गोत्तम प्लैनेट तो नहीं है, और वर्गोत्तम जैसे प्लैनेट होता है तो इट स्टार्ट्स गिविंग गुड रिजल्ट्स एक्चुअली। तो सारे योगों को एक
हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बिना आइडिया हुए हम नहीं देख सकते कि कौन कौन से योग हैं उस हॉरोस्कोप में। और जब भी हमें जो इम्पोर्टेंट योग होते हैं उनका एक बार आइडिया मिल जाता है, तो हमें एक, जैसे ही हम ग्लांस करते हैं लग्न चार्ट को, तो वी हैव अ बेटर असेसमेंट कि कौन कौन से योग हैं इस हॉरोस्कोप में। और जब योग है तो ये मत देखिए कि योग है तो ईच योग विल गिव यू द इक्वल रिजल्ट। हर योग के अलग अलग रिजल्ट होंगे हर हॉरोस्कोप में। दैट विल डिपेंड ऑन सो मेनी फैक्टर्स दैट वी विल डिस्कस, कि जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट क्या है। अगर मान लीजिए स्ट्रेंथ ही नहीं है तो योग क्या रिजल्ट देगा, किस हाउस में योग बन रहा है, कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व हैं। तो ऑल दिस मैटर एज फार एज द स्ट्रेंथ ऑफ द योग इज कंसर्न। तो कभी भी जैसे योग होते हैं तो ये मत सोचिए कि एक योग है या एक्सचेंज है या कोई राजयोग बन रहा है, वो सब हॉरोस्कोप में उसके रिजल्ट बराबर होंगे। रिजल्ट में वेरिएशन हो सकता है 10 to 100%। सो यू हैव टू सी ऑल दोस थिंग, और वही पता लगेगा जब आपको हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ का और आपको आइडिया है कि कौन से हाउस में बैठकर कौन सा प्लैनेट क्या रिजल्ट देता है। तो उससे आपको एक योग के बारे में एक असेसमेंट होता है, और योग होने से फिर भी जो पूरा हॉरोस्कोप का कॉम्प्लेक्शन है वो चेंज हो जाता है। फिर जो रिजल्ट मिलते हैं वो योग के हिसाब से मिलते हैं। तो इसलिए योग का भी देखना और योगों के बारे में आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है। और जब तक योग का आइडिया आपको नहीं होगा कि कौन कौन से योग होते हैं, उनके क्या रिजल्ट होते हैं, जब तक आपका प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ योग पॉजिटिव होते हैं, कुछ योग नेगेटिव होते हैं, और हर योग का हमें पता होना चाहिए कि उसके क्या रिजल्ट होते हैं। जैसे एक छोटा सा योग, जैसे आप लोगों ने डिस्कस किया था बुध आदित्य योग कि एसोसिएशन ऑफ सन एंड मरकरी, बहुत छोटा योग है, बहुत सिंपल योग है, बहुत कॉमन योग है, बट उसके रिजल्ट जमीन आसमान का अंतर आ जाता है कि पहली चीज सन की क्या स्ट्रेंथ है और मरकरी की क्या स्ट्रेंथ है और किस हाउस में प्लेस्ड है। और जैसा कहा कि हर हाउस का सिग्निफिकेशंस होते हैं, और फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ इंटेलिजेंस आल्सो। तो और ये योगा भी इज कनेक्टेड विद द इंटेलिजेंस। तो हम कहेंगे कि जो फिफ्थ हाउस में इसका प्लेसमेंट सबसे अच्छा होगा। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर बुध आदित्य योग फिफ्थ हाउस में बन रहा है और एक का 6, 8, 12 में बन रहा है, जमीन आसमान का अंतर होगा अबाउट द इंटेलिजेंस ऑफ 2 पर्सन्स। योग एक ही है, योग एक ही है, मे बी कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ भी एक सी हो, लेकिन उसके रिजल्ट जमीन आसमान का अंतर होगा, क्योंकि किस हाउस में बन रहा है दैट इज आल्सो मोर इम्पोर्टेंट। तो हर योग के बारे में हमें ऐसे ही देखना है कि कौन सा योग है, उसमें इन्वॉल्व प्लैनेट कौन से हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, किस हाउस में प्लेस्ड हो रहा है, उनके ऊपर किन प्लैनेट का एसोसिएशन भी है। अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होगा तो इट विल बिकम मोर बेनिफिक, और अगर मेलिफिक का एसोसिएशन होगा तो इट मे गिव यू लेसर रिजल्ट्स एक्चुअली। तो दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो योगा हमने काफी डिस्कस किए हैं, बट एक आध जो इम्पोर्टेंट योग है और उसको भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ प्लैनेट हैं which gives you separating tendency। कुछ प्लैनेट हैं जो उनका नेचर है सेपरेट करने का। We say that these are the planet which gives you separating tendency। और ये प्लैनेट कौन से हैं? ये प्लैनेट हैं सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। ये 4 प्लैनेट हैं जो कि आपको सेपरेटिंग टेंडेंसी देते हैं। सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। क्या मतलब हुआ कि अगर इनमें से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन, इनमें से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन जब किसी भी हाउस के साथ हो जाता है, तो हमें वो जो उस हाउस की सिग्निफिकेशन से अलग करते हैं, उस हाउस की सिग्निफिकेशन हमको नहीं मिलते। तो ये आपको याद करना है कि ये 4 प्लैनेट हैं, सन है, सैटर्न है, राहु है, तो फिक्स्ड है, लेकिन आपके हॉरोस्कोप में 12th हाउस का कौन सा लॉर्ड है वो भी एक सेपरेटिंग टेंडेंसी वाला प्लैनेट बन जाता है। तो ये 4 प्लैनेट हमेशा सेपरेटिंग टेंडेंसी देते हैं, सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। तो जब भी किसी भी हाउस के ऊपर इन
4 में से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन होगा तब हमें उस हाउस के सिग्निफिकेशंस नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कि 4th हाउस के साथ हो गया एंड 4th हाउस इज योर डोमेस्टिक कंफर्ट आल्सो, और उसके साथ सन सैटर्न राहु वगैरह का कॉम्बिनेशन हो गया तो हमें घर का सुख नहीं मिलेगा। हमें घर का सुख, हम घर के सुख से वंचित रहेंगे। और इसीलिए जब हम कहते भी हैं कि जब हम फॉरेन सेटलमेंट की बात करते हैं तो वी सी दिस थिंग, वी सी द 4th हाउस कि 4th हाउस के ऊपर मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जब भी तो आप घर के सुख से वंचित रहे और आप इतनी दूर चले गए, तो जब भी 4th हाउस के ऊपर मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होगा, मेलेफिक मींस दिस 4 प्लैनेट्स, देन आपको वो सुख नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि 7th हाउस के ऊपर सन सैटर्न राहु, प्लैनेट कितने भी अच्छे हों बट दीज प्लैनेट्स आर आल्सो एसोसिएटेड, इट मीन्स कि हमें उस हाउस के सिग्निफिकेशन से वंचित करेंगे, उस हाउस के सिग्निफिकेशन हमें नहीं मिलेंगे। 10th हाउस के साथ हो गया तो जो प्रोफेशनल स्टेबिलिटी है या प्रोफेशनल ग्रोथ है वो आपको नहीं मिलेगी। अगर किसी का लग्न के साथ ही हो गया, मान लीजिए असेंडेंट के साथ, तो क्या होगा? अपने आप से विरक्ति हो जाएगी, अपने आप से सेपरेशन हो जाएगा। तो ऐसे लोग साधु संत बन सकते हैं या बहुत ही एक अजीब टाइप का नेचर होगा, who are not concerned about even themselves actually। तो ये भी हमें देखना है कि कोई हाउस के साथ हमें इन प्लैनेट का एसोसिएशन तो नहीं है। सन सैटर्न राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, इनमें से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन होना चाहिए जब इस टाइप की पोजीशन होती है। एक से नहीं होगा कभी भी, इनमें से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन होना चाहिए। Then the question comes about राहु केतु। जो नोट्स हैं राहु केतु, उनके रिजल्ट्स के बारे में बहुत कंफ्यूजन है लोगों का कि राहु केतु के रिजल्ट्स क्या होते हैं। और ये तो हमने देखा कि बोथ आर नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट्स, लेकिन ये प्लैनेट नहीं है। दीज आर ओनली द वी कॉल इट शैडोई प्लैनेट्स या छाया ग्रह बोलते हैं। एंड जब आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, सॉरी एक क्वेश्चन आ रहा है, सन सैटर्न राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, इसमें केतु नहीं है कंसीडरेशन? केतु नहीं है, केतु इज नॉट ए सेपरेटिंग टेंडेंसी प्लैनेट, इवन द मार्स इज नॉट देयर। बट केतु तो है ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ ड्रिफ्ट करने वाला। Spirituality is a different thing. What we are talking is कि these planets, they separate us from the significations of that particular house. It's not spirituality is not a separation actually. Spirituality तो बल्कि अंदर आना है अपने आप में। तो साधु लोग क्या करते हैं? साधु लोग और स्पिरिचुअल तो अपने अंदर आ जाते हैं पूरे के पूरे, जो है वो तो सेपरेशन थोड़ी होता है उनका, विरक्ति थोड़ी होती है वो, मतलब उस टाइप से नहीं होता, सेपरेशन नहीं होता। तो केतु इज नॉट ए प्लैनेट व्हिच गिव्स यू सेपरेटिंग टेंडेंसी। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इनके नहीं, आपने अभी बोला था ना विरक्ति के बारे में, इसलिए पूछ रहे थे। हाँ, विरक्ति मीन्स कि एक अजीब टाइप का नेचर हो जाता है। जैसे बहुत से लोग, उनका नेचर बहुत खराब होता है, आपने देखा होगा, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग, बहुत ही एक अजीब टाइप का, दे नेवर मिक्स अप विद एनीबॉडी, कोई भी अच्छा काम भी नहीं करते, वो सोचते हैं कि पता नहीं कुछ नहीं, सब बेकार है। तो उस टाइप का जो नेचर होना, मैं साधु नहीं बना रहा, मतलब विरक्ति उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो ये क्वेश्चन, हाँ सर ये लॉर्ड ऑफ 12th हाउस हो जाएगा, मतलब हर एक के लिए अलग अलग हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हर हॉरोस्कोप में अलग अलग। हाँ, अलग अलग। आपके हॉरोस्कोप में 12th हाउस का लॉर्ड क्या है, दैट प्लैनेट, so it will differ in each horoscope actually। तो हम बात कर रहे थे कि रिजल्ट्स ऑफ राहु एंड केतु, और इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है कि इसके रिजल्ट हमें क्या मिलेंगे। और इसके बारे में कहा गया कि ये छाया ग्रह हैं, और जहां तक पॉइंट्स का सवाल है, जब ये एक्लिप्टिक और मून का ऑर्बिट है, 2 पॉइंट पर क्रॉस करता है, इन दोनों पॉइंटों को हम राहु केतु बोलते हैं। And moon's orbit is not flat, it is inclined at an angle of 5 degree। तो और इन दोनों जब एक्लिप्टिक और मून्स का ऑर्बिट कट करते हैं 2 पॉइंट्स पर, तो ये 2 पॉइंट हमें, एक इस राहु, वन इज केतु एक्चुअली। तो ये पॉइंट हैं, दीज आर नॉट द प्लैनेट्स, तो इसलिए अपने रिजल्ट इनके नहीं होते हैं, इनके कोई अपने रिजल्ट नहीं होते। कोई कहे कि राहु के रिजल्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। क्या? जैसे लेट्स से टेक फॉर एग्जांपल राहु केतु, इफ केतु इज इन द 6th
and Rahu is in the 12th, तो उनकी कहने को ये this is the best position, right? पर अगर राहु के साथ में शनि बैठ गया, right, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेपरेटिंग प्लैनेट हो गया वो 12th हाउस के, हाँ 12th हाउस को खराब कर दिया। 12th हाउस की बात कर रही हूँ, तो 12th हाउस में लेट्स से टॉरस है, लेट्स से 12th हाउस का जो साइन है वो टॉरस है, तो 12th हाउस में शनि और राहु अगर एक साथ बैठ गए तो राहु का इम्पैक्ट तो वैसे ही कम हो गया है क्योंकि वो उल्टा हो गया है। सॉरी मैं गलत बोल दिया, राइट आई अंडरस्टूड, सॉरी माय बैड। राहु तो 12th में वैसे नहीं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि जहां तक 6, 8, 12 हाउसेस का सवाल है, these are not the same house as the other houses. सारे हाउस जो है हमारे पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं और 6, 8, 12 हाउसेस जो हैं हमारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं। So these are to be looked into a different way, not like other houses actually. इसमें मैलेफिक प्लैनेट का बैठने का मतलब ये होता है कि और खराब कर दिया। जैसे मैंने कहा कि सेपरेट करते हैं, सेपरेट का मतलब ये नहीं है कि एक्सपेंडिचर से हमें सेपरेट कर दिया मतलब पैसा दे दिया, और खराब कर देंगे उसको जो है। करेक्ट या तो इनके अपने कोई रिजल्ट नहीं होते हैं, और जब देन द क्वेश्चन कम्स कि रिजल्ट आपको किस प्लैनेट के मिलेंगे, तो उसके बारे में कहा गया कि पहली चीज तो ये है कि जहां बैठते हैं ये, जहां इनका प्लेसमेंट होता है, किन प्लैनेट के साथ है इनका प्लेसमेंट, विच प्लैनेट्स आर एसोसिएटेड विद द राहु एंड केतु। जैसे मान लीजिए कि राहु आपका कहीं पर प्लेस्ड है और उसके साथ कोई प्लैनेट भी बैठा हुआ है, फिर हमें ये भी देखना है कि उस प्लैनेट की, उस राहु केतु के ऊपर एस्पेक्ट किन प्लैनेट का है। कुछ प्लैनेट उसको देख भी रहे होंगे, और उसका लॉर्ड क्या है, जिस साइन में बैठे हुए हैं उसका लॉर्ड क्या है, और इन तीनों में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, इन तीनों में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो रिजल्ट होंगे राहु केतु के। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर हम ये हॉरोस्कोप लें, एनी हॉरोस्कोप एक्चुअली, लेट अस से दिस वन, यहाँ है राहु, ये राहु केतु की हम पोजीशन देख रहे हैं, मान लीजिए राहु की देख रहे हैं, लेट अस सी। तो राहु में आपने देखा कि राहु वीनस के साथ बैठा हुआ, पहली चीज, ठीक है। तो पहला प्लैनेट हो गया वीनस, इसके ऊपर एस्पेक्ट किस किस का है, मार्स का है, मंगल का। सेकंड प्लैनेट इज मार्स। थर्ड इज द लॉर्ड ऑफ द साइन इन विच दिस राहु इज प्लेस्ड, विच इज मरकरी, विच इज मरकरी। तो 3 प्लैनेट हो गए, वीनस, मार्स एंड मरकरी, और इन तीनों में से जो भी आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ दैट प्लैनेट ड्यूरिंग इट्स दशा और अंतर्दशा। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। इनके अपने रिजल्ट नहीं होंगे, लेकिन जिन प्लैनेट के साथ में बैठे हुए हैं, जिन प्लैनेट का एस्पेक्ट है उसके ऊपर, और जिस साइन में बैठे हुए हैं उसका लॉर्ड क्या है, इन तीनों में से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा राहु केतु, उसके रिजल्ट आपको देंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो इस तरह से हमें, अनिल जी इन तीनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? जब हम षट बल निकालेंगे अभी व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्लैनेट एंड फ्रॉम दैट वी विल सी कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है इसमें। इससे पता नहीं चलेगा आपको। देयर इज ए डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ ग्रह एंड द भाव बल, वो भी हम अभी बताता हूं मैं उसको आपको। तो जब हम उसको स्टडी करेंगे, हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे, हर हाउस की स्ट्रेंथ निकालेंगे, जब आपको एक्चुअल पता लगेगा कि कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है इन तीनों में से, राइट। तो ये रिजल्ट्स ऑफ नोड है, बट जहां तक नेचर का सवाल है, कहते हैं कि राहु इज लाइक सैटर्न एंड केतु इज लाइक मार्स। जो नेचर है, जैसे कि नेचुरल बेनिफिक मैलेफिक प्लैनेट का नेचर होता है, तो उसी तरह से राहु का जो नेचर है वो शनि की तरह है, मतलब परेशान कर सकता है शनि। और केतु जो है वो लाइक मंगल जैसे कोई एक्सीडेंट देता है, बीमारी करता है, या उस टाइप की चीजें कर सकता है। तो ये नेचर है। राहु एक्ट लाइक सैटर्न एंड केतु एक्ट लाइक मार्स। और इसमें भी जैसे मैंने कहा था कि जो बेस्ट पोजीशन राहु केतु की होती है, राहु इन द 6th हाउस एंड केतु इन द 12th हाउस, वो बेस्ट पोजीशन होती है कि राहु अगर 6th हाउस में प्लेस्ड है तो आपके जितने भी एनिमीज होते हैं, आपकी बीमारियां होती हैं, या हम कहेंगे कि जो 6th हाउस के सिग्निफिकेशंस होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं।
और ये सारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं। आपको यही चाहिए कि आपको कोई बीमारी ना हो, कोई एनिमी ना हो, कोई ऋण ना हो आपके ऊपर, कोई लीगल केसेस ना हो आपके ऊपर, कोई डिले ना हो। तो दिस इज व्हाट यू वांट एक्चुअली। तो वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं और ऐसा हो जाता है कि कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से कोई हिम्मत भी नहीं करता उनका नुकसान पहुंचाने की या उनको कोई हार्म करने की, और अगर करेगा भी तो उसी का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। और केतु जी को मोक्ष कारक प्लैनेट भी कहा, और इसलिए 12th हाउस हमारा मोक्ष का स्थान भी है। तो जब केतु 12th हाउस में बैठता है तो इट बिकम्स ए मोक्ष कारक। मोक्ष कारक मीन्स इट टेक्स यू स्पिरिचुअली ऑन ए हायर प्लेन। आप स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस होती है वो आपकी अच्छी होती है। और सेकेंडरी जो प्लैनेट है मोक्ष का वो जुपिटर है। मेन प्लैनेट जो मोक्ष का है वो केतु है, और जो सेकेंडरी प्लैनेट है दैट इज जुपिटर। तो इसलिए जब कुछ लोगों के जब जुपिटर और केतु का एसोसिएशन 12th हाउस के साथ होता है तो दे रियली गो ऑन ए वेरी हायर प्लेन एज फार एज द स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न, राइट। तो ये रिजल्ट है, हमको डिटेल में पढ़ेंगे बट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि ये कैसे कैसे एक्ट करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और लेकिन ये वाला जो आपने लास्ट में बोला, ये वाला हम लग्न चार्ट से थोड़ी देखेंगे, ये केतु और जुपिटर वाला लग्न से ही देखना है। जितने भी हम योग देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, डिविजनल चार्ट बनाते हैं, ट्रांजिट करते हैं, देखते हैं, वो सब हम लगन से ही देखते हैं। Because Lagan is the chart which tells you the exact position in the zodiac. तो वो सारी चीजें हम लगन चार्ट से ही देखते हैं, भाव चार्ट से नहीं देखते। भाव चार्ट से तो सिर्फ हमें ये देखना है कि वो प्लैनेट किस हाउस में प्लेस्ड है, दैट्स ऑल। उसके आगे हम कुछ नहीं देखेंगे। उसके बाद एक ज्योतिष में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, which is the principle of भवति भावम। भवति भवम क्या है? वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप 4th हाउस से मदर देखते हैं या जो भी सिग्निफिकेशन देखते हैं आप 4th हाउस से, तो 4th से 4th also plays the same role as far as the significations of that house is concerned। कि अगर हम चौथा देख रहे हैं तो चौथे से चौथा भी देखना है, दोनों हाउसेस को देखना है अगर जो 4th हाउस के सिग्निफिकेशंस को देखने के लिए। इवन जो 4th से 4th है दैट इज 7th हाउस, दैट विल आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज फार एज द सिग्निफिकेशंस ऑफ द 4th हाउस आर कंसर्न। जैसे मान लीजिए कि हमें 5th हाउस से हम देख रहे हैं कुछ प्रोजेनी या इंटेलिजेंस या क्रिएटिविटी जो भी देख रहे हैं, तो आप 5th से 5th भी देखिए, और 5th से 5th है 9th हाउस, तो 9th हाउस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है 5th हाउस के सिग्निफिकेशंस के लिए। इसका मतलब 9th हाउस भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए अगर अच्छे रिजल्ट आपको लेने हैं। तो अगर 9th हाउस खराब है तो उसके रिजल्ट आपको खराब मिलेंगे। ऐसे ही मान लीजिए हम प्रोफेशन 10th हाउस से देखते हैं, किसी भी व्यक्ति का जब हम प्रोफेशन एग्जामिन करते हैं, वी एग्जामिन फ्रॉम द 10th हाउस। तो कहते हैं 10th से 10th भी देखिए, एंड 10th से 10th हो जाता है 7th हाउस। तो 7th हाउस आल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर प्रोफेशन। तो ये प्रिंसिपल है भवति भावम का, कि जिस हाउस से हम कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन देख रहे हैं तो उससे आगे उतने हाउस से ही और भी देखिए, और वो हाउस भी उस चीज के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे हम प्रोजेनी का देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल 5th हाउस से हम देखते हैं, तो 5th से 5th को भी देखिए। 5th से 5th है 9th हाउस, 9th हाउस इज plays an important part as far as the significations of the 5th house are concerned। ये प्रिंसिपल है भवति भावम का। जैसे हम 2nd हाउस देखते हैं वेल्थ का, वो कहते हैं 2nd से 2nd भी देखो। और इसीलिए जैसे हम 8th हाउस लॉन्गेविटी का देखते हैं, 8th हाउस से हम लॉन्गेविटी देखते हैं, तो कहता है नो, फ्रॉम 8th to 8th also you see, so that's why 3rd house also becomes the house of longevity। 3rd house also becomes the house of longevity। तो longevity के हाउस 2 हो गए, 8वां और 3रा। आपने पढ़ा कि माराकिस्तान 2nd and 7th हाउसेस हैं, बट किसी ने ये नहीं पूछा कि why 2nd and 7th house only, why not other houses, and there is justification of each and everything। why 2nd and 7th, there is a full justification of that। क्योंकि 8th हाउस हमारा longevity का है, उससे 12th हाउस क्या होगा, माराकिस्तान हो गया, महीने का हो गया, लॉन्गिविटी को खत्म कर रहा है। तो 8th हाउस से 12th हाउस इज 7th हाउस। और मैंने कहा कि लॉन्गिविटी हमें 3rd हाउस से भी देखनी है, बिकॉज 3rd इज 8th फ्रॉम 8th, और 3rd से 12th हाउस कौन सा हुआ, 2nd हाउस हो गया।
तो सेकंड हाउस में हमारा मारक स्थान बन जाता है। तो इस तरह से ये मारक स्थान हो गए, क्योंकि 8th और 3rd हाउस जो है वो हमें लॉन्गिविटी के लिए देखने हैं। तो ये प्रिंसिपल है विच वी हैव टू फॉलो, कि अगर हम किसी भी हाउस से कोई चीज देखने जा रहे हैं तो उससे उतना ही आगे का जो हाउस होगा दैट विल आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज फार एज दैट हाउस इज कंसर्न। तो ये इसको हम कहते हैं भावति भावम। और इसके बाद एक और प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ कारक नाशयंती भावा, कारक भाव का नाश करता है, कारक नाशयंती भावा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि कारक भाव का नाश करता है। एंड इट्स रिटन इन ऑलमोस्ट एवरी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि कारक भाव का नाश करता है। एंड आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट इट इज एप्लीकेबल। In my opinion, it's applicable only in very few cases. But लिखा हुआ है, और हम लोग बहुत गलती करते हैं क्योंकि इस प्रिंसिपल के ऊपर हम जाते हैं और हम कहते हैं कि वो कारक वहां अपने भाव में बैठा हुआ है तो उसका नाश कर रहा है। और अगर ऐसा नाश अगर करता तो जुपिटर मान लीजिए भाग्यस्थान में बैठ गया 9th हाउस में, कारक है उसका, तो भाग्य की नाश कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, जुपिटर तो 9th हाउस में बहुत अच्छा माना गया, तो वहां क्यों नहीं अप्लाई हुआ वो। और दूसरी चीज ये देखेंगे कि जितने भी जो हमारे मेन हाउसेस हैं उनके ज्यादातर हाउसेस का सिग्निफिकेशन जुपिटर ही है। अब स्टार्ट करिए सेकंड हाउस से। सेकंड है, 5th है, जो इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं, 7th है, 9th है, 10th है, 11th है, इन सब का सिग्निफिकेटर जुपिटर है, कारक जुपिटर ही है। तो अगर जुपिटर इन हाउसेज में बैठकर, मान ले मैं कहूँ कि जुपिटर किसी का 5वें घर में बैठा हुआ है, तो जुपिटर मतलब आपके 5वें घर का नाश करना चाहिए। आपकी ना प्रोजेनी होगी, ना इंटेलिजेंस होगी, ना आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ ईच प्लैनेट। जब भी आप कर सकते हैं। एंड व्हाई आई थिंक इट्स रिटन पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू जुपिटर, कि ये जो लिखा गया कि कारक नाशयंती भावा, आई थिंक उन्होंने जो है जुपिटर की पोजीशन को लेकर शायद ये कहा, क्योंकि जुपिटर हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, जुपिटर एक प्रॉस्पेरिटी का प्लैनेट है, तो शायद उसके रेफरेंस में ये कहा होगा। बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। तो आपको देखना है, नाउ यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एक्चुअली, कि कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ नहीं है। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष की किताब में तो ये लिखा हुआ है, और ऐसा नहीं कि उसको आंख बंद करके आपको अप्लाई करना है, लिखा तो बहुत कुछ है किताबों में, बट एवरीथिंग इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर एक्चुअली। यू हैव टू यूज योर सेंस एक्चुअली, कि कैसे कहाँ एप्लीकेबल क्या होना चाहिए। जैसे जुपिटर है, जुपिटर एक प्लैनेट है, हमने कहा गुरु है, ईश्वर है। वी नीड द ब्लेसिंग ऑफ गुरु। We don't ask anything material thing from the guru actually. गुरु से हम नहीं कहते कि हमें पैसा दे दो या शादी करा दो या गाड़ी दे दो, because उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो जो हमारे मटेरियल एस्पेक्ट हैं लाइफ के, उससे जुपिटर का कोई संबंध नहीं है, उससे जुपिटर का कोई लेना देना नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कि जुपिटर आपके 2nd हाउस में बैठ गया और आप कहें कि आपके पास बहुत वेल्थ होगी। लोग जनरली यही कहते हैं कि जब जुपिटर 2nd हाउस में बैठ गया, कारक है, और अगर इसके पॉइंट ऑफ से जाएंगे तो नाश कर देगा। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है वहां पर, तो बहुत अच्छी वेल्थ होनी चाहिए, जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लेकिन नहीं, जुपिटर इज नॉट कंसर्न्ड विद द वेल्थ। जुपिटर जो वेल्थ है दैट इज अ मटेरियल एस्पेक्ट, एंड जुपिटर इज अनकंसर्न्ड विद द मटेरियल एस्पेक्ट। और जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है, गुरु कभी किसी का नुकसान नहीं करता और नाश नहीं करता कभी किसी का। हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर विल बी अनकंसर्न्ड एज फार एज द वेल्थ इज कंसर्न्ड इन द 2nd हाउस। लेकिन हर हाउस के कुछ मटेरियल सिग्निफिकेशंस होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल या नॉन मटेरियल सिग्निफिकेशंस भी होते हैं। जो नॉन मटेरियल सिग्निफिकेशंस होंगे उनको प्रमोट करेगा, जो नॉन मटेरियल सिग्निफिकेशंस होंगे प्रमोट करेगा, और जो मटेरियल सिग्निफिकेशंस होंगे उनका नाश नहीं करेगा। बट जुपिटर विल बी अनकंसर्न्ड, जुपिटर विल हैव नो रोल
एज फार एज द वेल्थ ऑफ दैट नेटिव इज कंसर्न। बट जो सेकंड हाउस के दूसरे सिग्निफिकेशंस हैं, जैसे कि बेसिक एजुकेशन हुआ, आपकी स्पीच हुई, आपका लुक हुआ, फेस हुआ, दे आर ऑल नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स एक्चुअली। आप कैसे बोलते हैं, आपकी बेसिक एजुकेशन कैसी हुई, वो उनको प्रमोट करेगा। जैसे फिफ्थ हाउस में मान लीजिए जुपिटर बैठ गया, कारक है जुपिटर फिफ्थ हाउस का, और हम कहें कि फिफ्थ हाउस को नाश कर दिया, नो, नाश नहीं करेगा। फिफ्थ हाउस के कुछ सिग्निफिकेशंस हैं जो मटेरियल सिग्निफिकेशंस हैं, कुछ नॉन मटेरियल सिग्निफिकेशंस हैं। प्रोजेनी है, संतान है, वो मटेरियल सिग्निफिकेशंस है। तो इसका मतलब कि हम कहेंगे जुपिटर फिफ्थ हाउस में बैठकर संतान नहीं होने देगा, इट्स ऑल टोटली रॉन्ग एक्चुअली। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जुपिटर विल रिमेन अनकंसर्न्ड इन द मैटर ऑफ प्रोजेनी व्हाइल बीइंग पॉजिटेड इन द फिफ्थ हाउस। पांचवें घर में अगर बैठा हुआ है तो उसका प्रोजेनी से, संतान से कोई लेना देना नहीं है। बट ये कहना है कि संतान का नाश कर देगा, इट्स टोटली रॉन्ग। अगर ऐसा होता तो पांचवें घर में जिनका जुपिटर है उसकी संतान हो ही नहीं सकती। तो उस सेंस में हमें लेना है। लेकिन पांचवें घर के नॉन मटेरियल सिग्निफिकेशन बहुत है, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, उनको प्रमोट करेगा। एजुकेशन है, उसको प्रमोट करेगा। 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, तीन हाउसेज ऐसे हैं जिनका कोई भी मटेरियल सिग्निफिकेशन नहीं है, धर्म, कर्म और प्राप्ति। और तीनों का आप देखिए कि जो कारक है वो जुपिटर ही है। तो इन तीनों हाउसेज में जुपिटर बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और अगर हम यही प्रिंसिपल आंख बंद करके अप्लाई कर दें कि कारक भाव का नाश करता है, तो हर आदमी कहेगा कि जुपिटर 9th हाउस में बैठ गया, इसको सत्यानाश कर दिया। 10th हाउस में बैठ गया, तो आपके प्रोफेशन का सत्यानाश कर दिया। 11th हाउस में बैठ गया, आपको कुछ तो गेन तो होगा नहीं कोई भी। तो जो प्रिंसिपल्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, you have to apply your mind actually। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप उसको, and I tell you this is written in almost every book, you can see any astrological text, सब में यही लिखा हुआ है और अच्छी तरह से लिखा हुआ है। But this principle applies for the 7th house 100%। 7th हाउस के लिए 100% अप्लाई होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फीमेल के केस में अगर जुपिटर 7th हाउस में प्लेस्ड होता है, जो कारक है शादी का फीमेल के केस में, तो शादी का सत्यानाश करता है। वीनस मेल के केस में शादी का कारक है, और अगर मेल के केस में वीनस अगर 7th हाउस में बैठ जाता है तो मेल की शादी का सत्यानाश करता है। तो 7th हाउस में इट्स 100% एप्लीकेबल दिस प्रिंसिपल कि कारक भाव का नाश करता है, बट नॉट इन अदर हाउसेस। And I don't know why they have written, maybe because as I told you that just in reference to the Jupiter they might have said कि Jupiter जहाँ बैठता है वो उसका बहुत अच्छा नहीं करता। और बहुत अच्छा नहीं करता किस सेंस में बहुत अच्छा नहीं करता, वो मटेरियल जो एस्पेक्ट होते हैं उस हाउस के, उसमें कोई उसका लेना देना नहीं होता, या जुपिटर रिमेन्स अनकंसर्न्ड विद द मटेरियल सिग्निफिकेशंस ऑफ दैट हाउस। बट जुपिटर का रोल है, 7th हाउस हमारा भोग स्थान है, इज हाउस ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स। और जुपिटर एक गुरु है, गुरु इज नथिंग टू डू विद द भोग एक्चुअली, और दैट इज मोस्ट अनकंफर्टेबल पोजीशन फॉर द जुपिटर कि आपने भोग के स्थान में उसको बैठा दिया, तो नेचुरली वो कहेगा निकलो, कहाँ मुझे बैठाया, यहाँ से निकालो मुझको किसी तरीके से, जो है तो शादी को खराब करेगा। वीनस भोग का ही प्लैनेट है और आपने उसको भोग के स्थान में ही बैठा दिया, तो उसका तो मजा आ गया। एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर, भोगों की अधिकता, then that person will never be satisfied with one person. He will keep on moving in search of some new relation actually. तो फिर शादी का सत्यानाश होगा। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल पूरा का पूरा यहाँ पर एप्लीकेबल होता है 7th हाउस के लिए, बट नॉट इन अदर हाउसेस। One small question. जी, Jupiter in the 7th house for a female या मेल के लिए भी बुरा है? मेल का, फीमेल का कारक है जुपिटर शादी का, मेल के लिए, फीमेल के लिए बहुत खराब है। और लेकिन मेल के लिए हाँ, इन जनरल भी जुपिटर की पोजीशन 7th हाउस में अच्छी नहीं मानी गई। एंड जुपिटर इज द मेन प्लैनेट व्हिच गिव्स यू प्रॉस्पेरिटी, और जो प्रॉस्पेरिटी का प्लैनेट वेल प्लेस्ड नहीं है तो नेचुरली लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं आने देगा। So this is a bad position in both the cases, bad position of Jupiter in both the cases.
अच्छा, बट जहां तक शादी का मामला है, शादी में फीमेल के लिए बहुत खराब है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ज्योतिष के जो लिखे हुए हैं किताबों में, तो यू हैव टू टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और यू कैन से दैट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड आल्सो। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम हाउस को एसेस कैसे करते हैं। अभी आपने क्या किया कि प्लैनेट की पोजीशन देख ली कि प्लैनेट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। नाउ पर्पस इज कि हमें बताना है एक एक एस्पेक्ट के बारे में, एक एक हाउस के बारे में, कि मैरिड लाइफ कैसी होगी, प्रोफेशनल स्टेटस कैसा होगा, संतान का स्टेटस क्या होगा, एजुकेशन का स्टेटस क्या होगा। ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू टेल एक्चुअली। और कैसे बताएंगे आप? यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी हाउस। जो 12 हाउसेस हैं उसको एनालाइज करना पड़ेगा। हर हाउस के बारे में एक असेसमेंट करना पड़ेगा आपको कि कौन से हाउस से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस हॉरोस्कोप में। So each house has to be assessed. Each house has to be analyzed. Then only we can say what type of significations you are going to get and what significations you are not going to get actually. तो हमें जब प्लैनेट की पोजीशन देख ली हमने, उनकी स्ट्रेंथ का हमें पता लग गया। नाउ वी कम टू द हाउस, कि हम हाउस को कैसे असेसमेंट करें, उसकी पोजीशन का हमें कैसे पता लगे कि हाउस स्ट्रांग है, वीक है, ये हम कैसे देखेंगे। एंड it's not so simple, it's quite complicated। कि जब हाउस को हमें देखना होता है तो हमें 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। पहला तो उस हाउस में कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं। फर्स्ट थिंग इज द प्लैनेट्स प्लेस्ड इन दैट हाउस। सेकंड इज द प्लैनेट एस्पेक्टिंग दैट हाउस। पहले उसमें कौन कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं, और दूसरा उस हाउस को कौन कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज अबाउट द प्लैनेट्स, कि अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, वहां बैठे हुए हैं या एस्पेक्ट, दैट हाउस बिकम्स स्ट्रांग, और अगर मेलिफिक का है तो दैट हाउस बिकम्स वीक। ये तो हो गया 1/3 पार्ट, कि कौन सा प्लैनेट वहां बैठे हुए हैं और कौन कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ अस दैट इज द कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द हाउस। इसके अलावा हम कुछ नहीं देखते कि हमने कहा कि ये प्लैनेट बैठे हुए हैं, इन प्लैनेट का एस्पेक्ट तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत खराब हो गया। बट दैट इज ओनली 1/3 पार्ट, दैट इज ओनली 1/3 असेसमेंट, दैट इज नॉट द कंप्लीट असेसमेंट, नॉट द इवन हाफ असेसमेंट ऑफ दैट हाउस। उसके लिए हम क्या करेंगे? देन सेकंड थिंग इज वी विल सी द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस, लॉर्ड ऑफ दैट हाउस। और जैसे मैंने कहा कि लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है पहले, तो फिर वो कहाँ उसका प्लेसमेंट है, किस हाउस में प्लेसमेंट है, किन प्लैनेट के साथ प्लेसमेंट है उसका, कौन कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने हाउस के बारे में देखा, ऐसे ही जो लॉर्ड ऑफ द हाउस है उसके बारे में देखा। पहली चीज कौन सा प्लैनेट है, स्ट्रांग है, वीक है, क्या नहीं। फिर किस हाउस में प्लेस्ड है, अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, खराब हाउस में प्लेस्ड है। फिर किन प्लैनेट का साथ है उसका, कौन कौन से प्लैनेट उसके साथ पॉजिटिव हैं, बेनिफिक हैं या मेलिफिक हैं, और कौन कौन से प्लैनेट का एसोसिएशन है। एसोसिएशन मींस अगेन बेनिफिक और मेलिफिक। तो नाउ वी कम टू 2/3। अब आपने 2/3 असेसमेंट हाउस का हो गया। एक आपने हाउस के अंदर प्लैनेट की पोजीशन देखी, कौन कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आपने लॉर्ड को देखा कि लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, किस हाउस में प्लेस्ड है, किन प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, और किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है उसके ऊपर। फिर देन वी गो टू द कारका ऑफ दैट हाउस, उसका सिग्निफिकेटर क्या है। जो हम चीज देखने जा रहे हैं उसका सिग्निफिकेटर क्या है। तो हर हाउस का सिग्निफिकेटर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि ईच हाउस हैज इट्स वन सिग्निफिकेटर। जैसे कि सन फर्स्ट हाउस का, जुपिटर सेकंड हाउस का, मार्स थर्ड हाउस का, मून पर्टिकुलरली फोर्थ हाउस का, फिफ्थ हाउस का जुपिटर, सिक्स्थ हाउस का सैटर्न एंड मार्स, सेवेंथ हाउस का मरकरी एंड वीनस, एट्थ हाउस का सैटर्न, नाइन्थ हाउस का जुपिटर, 10th हाउस का सैटर्न, मरकरी, जुपिटर एंड सन, 11th हाउस जुपिटर, 12th हाउस इज सैटर्न। तो ईच हाउस हैज इट्स ओन कारक होता है। तो हमें फिर कारक को देखना है कि कौन कारक है उस हाउस का, वो कारक की पोजीशन क्या है आपके हॉरोस्कोप में, वो कहां पर प्लेस्ड है।
किन प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है और किन किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है उसके ऊपर। तो ये 10 चीजें हो गई, 10 एस्पेक्ट you have to consider to assess any house. It's not so simple कि भैया ये planet बैठे हुए हैं, ये planet का aspect है तो ठीक है, अच्छा बुरा हो गया. No, that is only 1/3. You have to see the position of the lord of that house as well as the karaka of that house also. और position खाली ये नहीं देखने की कौन सा planet है, कहाँ बैठा हुआ है. अगर खराब हाउस में बैठा हुआ है तो खराब पोजीशन है, अच्छे हाउस में बैठा हुआ तो उस हाउस को स्ट्रेंथन कर रहा है. बेनिफिक का एसोसिएशन है तो हाउस स्ट्रांग हो रहा है, मेलिफिक का है तो हाउस वीक हो रहा है. बेनिफिक का एस्पेक्ट है तो अच्छा हो रहा है, मेलिफिक का है तो खराब हो रहा है. फिर आपने कारक को देखा उसी तरह से, कारक कौन सा प्लैनेट है, उसकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, किस हाउस में बैठा हुआ, अच्छे हाउस में बैठा हुआ है तो उस हाउस को स्ट्रांग करेगा, खराब में बैठा हुआ तो वीक करेगा. किन प्लैनेट का एसोसिएशन है और कौन कौन से प्लैनेट उसको देख रहे हैं. तो ये 10 चीजें जब आप देख लेते हैं एक हाउस के बारे में, then only you can have an assessment about that house. खाली ये कहना कि ये प्लैनेट बैठे हुए हैं या ये प्लैनेट का एस्पेक्ट है, और मोस्टली हम ऐसे ही देखते हैं. 90% people they look like this only. They don't see the position of Lord and the Karak. And I told that if you see only the aspect and the position of planet, that is only 1/3 of the assessment, not the even half of the assessment. तो हमें अगर पूरा असेसमेंट करना है किसी भी हाउस के बारे में, तो हमें जो है वो तीनों चीजें, मतलब 10 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी. हाउस की पोजीशन, लॉर्ड की पोजीशन और उस हाउस का जो भी कारक है उसकी पोजीशन. देन हम उस हाउस के बारे में एक बेटर असेसमेंट कर सकते हैं कि ये हाउस हमें, ये कारक तत्व जो इस हाउस के है हमें इस क्वांटिटी में मिलेंगे. उसके बाद आता है कि हमने प्लैनेट की पोजीशन तो देख ली सारे की सारे, कि प्लैनेट की पोजीशन क्या है और उसके रिजल्ट हमें कैसे मिलेंगे. और नॉर्मली हम कहते हैं कि जो प्लैनेट के रिजल्ट होते हैं जब उनकी दशा अंतर्दशा ऑपरेट होती है तभी मिलते हैं, और नहीं तो आप देखते हैं कि एक व्यक्ति, मान लीजिए लेट अस से इंदिरा गांधी, वंस शी वाज प्राइम मिनिस्टर एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम शी इज इन द जेल. प्लैनेट की पोजीशन तो वही है. माल्या है, आप उसकी पोजीशन देखिए क्या हो गई, एंड देयर इज नो चेंज इन द प्लैनेट पोजीशन, हॉरोस्कोप तो वही है उसका. तो एट ए टाइम जो हमें रिजल्ट मिलते हैं दे डिपेंड ऑन 3 थिंग्स. और जैसा मैंने कहा कि ऊपर हमने हाउस, कारक और लॉर्ड की पोजीशन 1/3 कही, ऐसे ही इन तीनों चीजों का यहाँ पर भी जहां तक रिजल्ट का सवाल है, रोल इज 1/3. एक तो प्लैनेट का रोल 1/3 है कि कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व है, उनकी पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में क्या है. दैट इज 1/3 पार्ट ऑफ द प्रिडिक्टिंग अबाउट द रिजल्ट्स. सेकंड इज कि कौन सी दशा चल रही है, रिजल्ट आपको किस दशा के मिल रहे हैं. एंड थर्ड इज द गोचर क्या है, ट्रांजिट क्या है, जो आज की डेट में जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनका आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से क्या गोचर चल रहा है, अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है. तो रिजल्ट नाउ विल डिपेंड ऑन 3 थिंग्स एंड ईच हैज 1/3 रोल. One is the planets, second is the dasha, and third is the gochar, transit. तो जब भी हम किसी भी रिजल्ट को प्रिडिक्ट करेंगे तो रिजल्ट को प्रिडिक्शन करने के लिए हमें तीनों चीजें चाहिए. प्लैनेट की पोजीशन चाहिए, कौन सी दशा चल रही है वो हमें पता होना चाहिए, और आज प्रेजेंट पोजीशन में प्लैनेट का गोचर क्या है, क्या ट्रांजिट चल रहा है. एंड आई टेल यू ऑल प्ले 1/3. ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट. कम ज्यादा नहीं है कोई भी चीज. मान लीजिए कि इन तीनों में से दशा ठीक नहीं है, ट्रांजिट ठीक नहीं है, प्लैनेट बहुत अच्छे हैं, आप कहेंगे प्लैनेट तो बहुत अच्छे हैं लेकिन दशा और ट्रांजिट ठीक नहीं है, तो रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे, रिजल्ट तो नेगेटिव मिलेंगे आपको. कभी कभी क्या होता है कि इवन ए ट्रांजिट इतना खराब, जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ट्रांजिट के रिजल्ट इतने खराब होते हैं कि वो बहुत ही सत्यानाश कर देते हैं सडनली जो है. तो हम किसी चीज को इग्नोर नहीं करेंगे. हम जो रिजल्ट देखेंगे, जब कोई भी हम प्रिडिक्शन करेंगे, तो हमें तीनों चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा. प्लैनेट की पोजीशन क्या है, कौन सी दशा चल रही है और कौन सा गोचर चल रहा है. और तीनों की इक्वल, जैसे मैंने कहा कि इक्वल इंपॉर्टेंस है, किसी की कम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. जैसे कि
हाउस में मैंने कहा हाउस की प्लैनेट की पोजीशन, लॉर्ड और कारक इक्वल इंपॉर्टेंस। ऐसे ही इसमें जब हम रिजल्ट प्रेडिक्शन करेंगे तो उसमें भी प्लैनेट, दशा और ट्रांजिट तीनों का इक्वल रोल होगा, इक्वल इंपॉर्टेंस होगी। अब जो दशा सिस्टम है इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। I've seen people, उनको 20-25 साल हो गए, उनको ये पता नहीं चलता कि हमें किसके रिजल्ट मिलेंगे। और जो हम लोग विंशोत्तरी दशा पढ़ते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी है, मान लीजिए कि शनि की दशा 19 साल की होती है और हर दशा में हम एक मेन पीरियड होता है, जैसे हमने कहा शनि का 19 ईयर्स का पीरियड चल रहा है। देन दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ईयर्स असाइन्ड टू द ईच प्लैनेट। एक पर्टिकुलर दशा में बाकी सारे 9 प्लैनेट की अंतरदशा होती है, उसको हम कहते हैं सब पीरियड। जैसे शनि का जब मेन पीरियड शुरू होता है तो उसमें पहली अंतरदशा शनि की होगी, फिर बाकी सीक्वेंस में सारे 9 प्लैनेट की दशाएं आएंगी, उसको हम कहते हैं अंतरदशा। तो शनि में पहली अंतरदशा शनि की हुई, फिर मरकरी, फिर केतु, फिर वीनस, लाइक दिस। फिर एक एक अंतरदशा में जैसे शनि की महादशा हुई और शनि की अंतरदशा हुई, इसमें जो अंतरदशा है 9 प्लैनेट की प्रत्यंतर दशा होगी, सब पीरियड होगा। जैसे शनि है, एक करीब 3 साल से या 3 साल से थोड़ा ज्यादा का पीरियड है, इसको हमने फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया डिपेंडिंग ऑन द ईयर्स असाइन्ड टू द ईच प्लैनेट, तो उसको हम कहते हैं प्रत्यंतर दशा। तो एक बार में जो आप कंप्यूटर हॉरोस्कोप देखते हैं अपना, उसमें 3 दशाएं निकाली हुई होती हैं, एक मेन पीरियड, एक सब पीरियड, एक सब पीरियड। हिंदी में कहते हैं महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। नाउ क्वेश्चन है कि एट ए टाइम एक किसी प्लैनेट की महादशा चल रही है आपकी, किसी प्लैनेट की अंतरदशा चल रही है और किसी प्लैनेट की प्रत्यंतर दशा चल रही है। नाउ क्वेश्चन इज कि what results you are likely to get out of these 3? इन तीनों में से रिजल्ट आपको किसके मिलेंगे? And it's very confusing, and I tell you 90% of the people they don't know. उसमें कहा गया कि जो रिजल्ट होते हैं एट ए टाइम वो या तो महादशा लॉर्ड के होते हैं या अंतरदशा लॉर्ड के होते हैं। प्रत्यंतर दशा लॉर्ड हैज नथिंग टू डू विद द रिजल्ट्स। या तो रिजल्ट महादशा लॉर्ड के होंगे या अंतरदशा लॉर्ड के होंगे, बट किसके होंगे दोनों में से? आपके हॉरोस्कोप में इन दोनों में से जो भी प्लैनेट स्ट्रॉन्गर होगा, जिसका भी जो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, आपको एट ए टाइम उस प्लैनेट के रिजल्ट मिलते हैं। जैसे आप देखते हैं अपने खुद के में कि जैसे आपकी मान लीजिए एक पर्टिकुलर दशा शुरू हुई, शनि की दशा शुरू हुई और शनि में 9 प्लैनेट की अंतरदशा आएगी और आप देखते हैं कि 19 साल तक एक से रिजल्ट नहीं होते, रिजल्ट्स कीप ऑन चेंजिंग, रिजल्ट्स कीप ऑन वेरिंग एंड रिजल्ट डिपेंड कि जो अंतरदशा चल रही है उसमें और महादशा लॉर्ड में कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्गर है। आपके हॉरोस्कोप में जो भी स्ट्रॉन्गर होगा उसके रिजल्ट आपको उस पर्टिकुलर टाइम में मिल जाएंगे। और अंतरदशा लंबी होती है, जैसे मैंने कहा कि शनि में शनि की अंतरदशा इज मोर देन 3 इयर्स। और ये भी मैंने कहा कि रिजल्ट विल डिपेंड ऑन आइदर मेन पीरियड और द सब पीरियड। मान लीजिए कि शनि में मरकरी का सब पीरियड चल रहा है, तो या तो रिजल्ट आपको शनि के मिलेंगे या मरकरी के मिलेंगे इस पीरियड में। और अपने हॉरोस्कोप में, आपके हॉरोस्कोप में इन दोनों में से जो भी प्लैनेट स्ट्रांग होगा कंपैरेटिवली, रिजल्ट आपको उस प्लैनेट के मिलेंगे। तो आपने कहा, कोई आपसे पूछने आया कि मेरी नौकरी कब लगेगी, तो आपने देखा सैटर्न मरकरी का पीरियड बहुत फेवरेबल है नौकरी के लिए, क्योंकि रिजल्ट तो हमें उसी के मिलने हैं। और आपने कहा कि नहीं दिस पीरियड इज रियली गुड एंड यू आर लाइकली टू गेट अ गुड जॉब इन दिस पीरियड, बट क्वेश्चन इज व्हेन। You can't say that you will get your job in the next 3 years. दोबारा नहीं आएगा लौट कर फिर आपके पास वो कभी। That is not the purpose of an astrologer. Purpose is to exactly pinpoint the date of the event or at least the month of the event. Purpose तो वही है, आप उसको ये नहीं कह सकते 3 साल में तेरी शादी हो जाएगी या 3 साल में नौकरी लग जाएगी। Then why he will come to you? तो वो कैसे पता लगेगा हमें कि कब लगेगी,
तो उसके लिए प्रत्यंतर दशा लॉर्ड हेल्प करता है, जो सब पीरियड है वो हेल्प करता है हमारी। जब सब पीरियड फेवरेबल होगा उस पर्पस के लिए, उस पीरियड में आपका काम हो जाएगा। और जो प्रत्यंतर दशा होती है इट्स वेरी शॉर्ट एक्चुअली, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, मैक्सिमम 2 महीने की दशा होगी। तो आपने अब ये एक अपने आप को एक लिमिट कर दिया कि इस पर्टिकुलर मंथ में या इस पर्टिकुलर फोर्टनाइट में या इन पर्टिकुलर 2 महीनों में ये काम हो जाएगा। नाउ इट्स गुड एक्चुअली कि आप देन द पर्सन इज हैप्पी कि चलो ठीक है, बताया तो इसने मुझे कि अक्टूबर नवंबर में शादी हो जाएगी या नौकरी लग जाएगी। देन द रोल ऑफ ट्रांजिट कम्स कि जब गोचर फेवरेबल आएगा किसी भी प्लैनेट का उस पर्पस के लिए, तो यू कैन पिन पॉइंट इवन द डेट आल्सो। एक 2 दिन का या 2-4 दिन का अंतर करके आप बता भी सकते हैं कि हाँ इस डेट में ये काम हो जाएगा, एंड दैट इज द पर्पस, वही पर्पस है। तो इसलिए जब कोई भी हम इवेंट प्रिडिक्ट करते हैं, कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं अबाउट एनी इवेंट, तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट ऑल दीज 3 थिंग्स। फर्स्ट इज द प्लैनेटरी पोजीशन, सेकंड इज द ऑपरेटिंग दशा, एंड थर्ड इज द गोचर ट्रांजिट। एंड ऑपरेटिंग दशा में आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट आपको मिलते हैं वो या तो महादशा लॉर्ड के मिलेंगे या अंतरदशा लॉर्ड। प्रत्यंतर दशा लॉर्ड हैज नथिंग टू डू एज फार एज द रिजल्ट्स आर कंसर्न्ड। प्रत्यंतर दशा लॉर्ड विल हेल्प यू in implementation of the results indicated by either Mahadasha Lord or the sub-period Lord. वो सिर्फ एक इम्प्लीमेंटेशन करने में, जैसे मान लीजिए आप कोर्ट में जाते हैं और जजमेंट आपके फेवर में हो गया, अब जजमेंट लेके घूमते रहिए जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक उसकी डिक्री पास नहीं होगी या आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते। तो रिजल्ट तो पता लग गया कि रिजल्ट तो मिलने हैं, लेकिन कब मिलेंगे, कब आपकी डिक्री होगी, कब उसका जजमेंट इम्प्लीमेंट होगा इन एक्चुअलिटी। दैट इज द पर्पस ऑफ प्रत्यंतर दशा लॉर्ड। तो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड बिल्कुल एक आइडेंटिफाई कर देगा कि 1 महीने 2 महीने में ये काम हो जाएगा, और फर्दर जब आप उसको देखेंगे गोचर से तो और ज्यादा आप उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डेट वगैरह के बारे में। तो ये दशा सिस्टम का रोल है। ट्रांजिट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस क्लास में, सो यू हैव बेटर आइडिया कि ट्रांजिट के रिजल्ट आपको कैसे मिलते हैं। उसके बाद एक जब ग्रह और भावबल जिस पेज पर निकाला होता है, ग्रह और भावबल, वहीं पर एक हर प्लैनेट का इष्टफल और कष्टफल भी निकाला हुआ होता है। हर प्लैनेट का इष्टफल और कष्टफल भी लिखा होता है। आप देखेंगे हर प्लैनेट के आगे लिखा था इष्टफल 45, कष्टफल 30, इष्टफल 7, कष्टफल 60, इस तरह से लिखा होता है हर प्लैनेट का। एंड बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि हम हमारे हॉरोस्कोप में इस प्लैनेट के रिजल्ट कैसे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे खराब मिलेंगे, कितने अच्छे मिलेंगे कितने खराब मिलेंगे। एंड समटाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। Then we take the help of इष्ट एंड द कष्टफल। और इष्टफल और कष्टफल भी हम जब प्लैनेटरी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां से हम इष्टफल और कष्टफल भी निकालते हैं। इष्ट का मतलब होता है शुभ फल और कष्ट का मतलब होता है अशुभ फल, कि हर प्लैनेट के शुभ फल कितने हैं और अशुभ फल कितने हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जितना भी इष्ट फल ज्यादा होगा उस प्लैनेट का, जितना भी इष्ट फल ज्यादा होगा उस प्लैनेट का, उतने ही बेटर रिजल्ट आपको, उतने ही अच्छे रिजल्ट वो प्लैनेट, उतना ही बेनिफिक प्लैनेट वो आपके लिए होगा। और अगर किसी प्लैनेट का कष्ट फल ज्यादा है तो वो प्लैनेट आपके लिए बहुत मैलिफिक है, वो शुभ नहीं है। एंड मैनी टाइम्स आई हैव सीन कि उससे चार्ट देखकर आपको असेसमेंट नहीं होता कभी कभी इतना, क्योंकि कभी बेनिफिक का भी इन्फ्लुएंस होता है, मैलिफिक का भी इन्फ्लुएंस होता है, तो आप असेसमेंट नहीं कर पाते कि रिजल्ट कैसे मिलेंगे। बट जब आप इष्टफल और कष्टफल देखेंगे तो यू कैन हैव अ वंडरफुल आइडिया कि व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट प्लैनेट। जैसे मैंने कहा कि अगर इष्टफल उसका बहुत ज्यादा है, इट विल गिव यू रियली बेनिफिक रिजल्ट्स, और अगर कष्टफल बहुत ज्यादा है तो इस रियली इस मच मोर देन ए फंक्शनल मैलिफिक बेनिफिक की हमने बात की थी कि
हम काफी उसमें एफर्ट करते हैं कि फंक्शनल बेनिफिट कौन सा है, मेलेफिक कौन सा है, बट और भी चीजें इतनी सारी हैं। जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, किन प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, कम बस तो नहीं है, प्लैनेट का जो इन्फ्लुएंस है वो कितने स्ट्रांग है। तो जो हम ईस्टफॉल और कस्टफॉल निकालते हैं उससे हमें बहुत एक अच्छा असेसमेंट होता है कि वो प्लैनेट आपको बेनिफिक रिजल्ट देगा या मेलिफिक रिजल्ट देगा। और अगर हम कुछ भी ना देखें, हमारे पास टाइम ना हो, तो जस्ट हैव ए लुक एट द ईस्ट एंड द कस्टफॉल ऑफ ईच प्लैनेट एंड दैट विल गिव यू अ वंडरफुल असेसमेंट कि वो प्लैनेट आपके लिए बेनिफिक है या मेलिफिक है। जैसे सुधीर जी कह रहे थे वो फंक्शनल, मेलिफिक, बेनिफिक वो सब बेकार हो जाते हैं फिर। फंक्शनल, मेलिफिक, बेनिफिक इज थ्योरेटिकल, जो हम लोगों ने फॉर्मूले अप्लाई किए थे, दैट इज ऑल थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल में इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो। बट इफ यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू get the assessment of any planet, then better you go for east and the custful। और जिस पेज पर ग्रह और भावबल कैलकुलेट होता है, देखिए आपके कंप्यूटर हॉरोस्कोप में 1 full page is dedicated to ग्रह एंड द भावबल, हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ और हर हाउस की स्ट्रेंथ, 1 full page you find actually। और लास्ट में हर प्लैनेट का उसी पेज के ऊपर ईस्टफल और कस्टफल भी लिखा होता है। And it gives you wonderful assessment कि उस प्लैनेट के रिजल्ट आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं पता लगता, हमको नहीं असेसमेंट कर पाते, देन यू गो फॉर दैट, या पहले ही देख लीजिए उसको, तो आपको इमीडिएटली एक असेसमेंट हो जाएगा कि उस प्लैनेट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो प्लैनेट आपके लिए बेनिफिक है या मेलिफिक है। तो ये है पोजीशन, वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग, देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो, और फिर इन सब चीजों को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। एंड वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग द हॉरोस्कोप्स आल्सो, वेरियस हॉरोस्कोप्स, सो दैट it gives you a better assessment ki how we analyze, how we use all these things in analyzing the horoscope। तो अभी मैं आपके, I think I put the ball in your court actually, तो आपको जो भी पूछना हो, any question you have, any clarification you need actually। ये जे होरा में मिलता है इष्टफल कष्टफल? हाँ जी, जगन्नाथ होरा में मिलता है इष्टफल कष्टफल का? हाँ उसमें है, उसमें ग्राफ बना हुआ है मेरे ख्याल में, बट इज देयर। अच्छा सर आपने सेपरेटिंग प्लैनेट्स के ऊपर जो बताया, लेट्स से अगर 2 क्वेश्चन है, एक तो सन अगर लेट्स से 6th हाउस में है, हाँ, एंड सैटर्न 10th हाउस में है, सो बाय म्यूचुअल एस्पेक्ट दे बोथ आर लुकिंग एट द 12th हाउस। आपने कहा कि केतु अगर नहीं सर, सन 6th हाउस में है और एंड सैटर्न 10th हाउस में है, Saturn is in 10th house, so both are looking at the aspecting the 12th house, right? तो ये 12th हाउस के लिए सेपरेटिंग प्लैनेट्स बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? सेपरेटिंग प्लैनेट्स। हाँ, बट यहाँ उल्टा देखना है आपको, ये इसके नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं, तो जब इसके ऊपर मेलेफिक का इन्फ्लुएंस होगा तो और खराब हो जाएगा हाउस। राइट, बट थ्रू एस्पेक्ट आल्सो अगर देखते हैं तब भी एस्पेक्ट हो या प्लेस्ड हो एक ही बात है। व्हाट वी आर कंसर्न्ड इज द एसोसिएशन विद दैट हाउस, एंड एसोसिएशन मे बी थ्रू एस्पेक्ट और थ्रू पोजीशन, या दोनों तरह से हो सकता है। एक और क्वेश्चन है सर, अगर लेट्स से अगर लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस अगर मरकरी होता है, एंड व्हिच इज ट्वाइस, दो तरह से बन सकता है, जेमिनी अगर वहां बैठा हो या वर्गो बैठा हो, करेक्ट, एंड मरकरी टिपिकली इज वेरी मच क्लोज टू द सन ऑलवेज, राइट। तो फिर मरकरी और सन मिलके हमेशा फिर वो सेपरेटिंग प्लैनेट्स बन जाएंगे फॉर द 12th हाउस। हाँ, अगर लॉर्ड जिस घर में बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, अगर मरकरी लॉर्ड है 12th हाउस का, तो मरकरी बिकम्स अ सेपरेटिंग प्लैनेट। Any planet can be separating। अगर 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है तो जुपिटर कैन आल्सो बी सेपरेटिंग टेंडेंसी प्लैनेट। वो तो डिपेंड करेगा। ये कि सन और मरकरी हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं, तो वो तो इस केस में तो बहुत लोगों का हो जाएगा सेपरेटिंग प्लैनेट फॉर दैट पर्टिकुलर हाउस। अगर है तो हो सकता है, अगर है तो है। राइट सर, पर ये तो बुध आदित्य योग बन रहा था ना, अगर सन और मर्क्यूरी बैठी हो, सॉरी, बुध आदित्य योग इज डिफरेंट थिंग। बुध आदित्य योग इज कंसर्न्ड विद योर इंटेलिजेंस। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर। आप इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं है आपके पास पैसा बहुत होगा, आप खर्चा बहुत अच्छी तरह से करते हैं, प्रूडेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है आप। तो इंटेलिजेंस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग एक्चुअली।
and significations of 12th house are different. तो अगर ये 12th हाउस में होंगे तो सेपरेटिस्ट का मतलब क्या, फिर क्या सेपरेट सेपरेटिंग करेंगे? मतलब उस हाउस को और खराब करेंगे। जैसे हमने कहा फोर्थ हाउस के ऊपर है तो फोर्थ हाउस में आपको सुख नहीं मिलेगा। तो 12th हाउस तो वैसे भी मतलब उस हाउस को एक्सपेंडिचर और डेथ का हाउस है। हाँ, तो और ज्यादा खराब करेंगे, मतलब और ज्यादा आप एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएंगे, आपके पास पैसे की और कमी हो जाएगी। ओके या अच्छा, जब जैसे आपने सेपरेटिंग बात बोली है, अगर सेपरेटिंग वाली, तो सपोज मान लीजिए 7th हाउस में है तो मतलब वो हस्बैंड वाइफ का हो जाएगा, अगर 4th मैरिटल में है तो हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल 4th में हो गया तो पेरेंट्स के साथ हो जाएगा। घर का सुख अगर नहीं है। फाइनेंसेस वाले में है तो फिर फाइनेंसेस के साथ आपकी हाँ, प्रॉब्लम्स अगर बढ़ देखिए जाएंगी। मान लीजिए सेकंड हाउस पर हो गया, हम्म सेकंड हाउस के ऊपर इनमें से सन सैटर्न राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस का एसोसिएशन हो गया, तो वेल्थ कैसे होगी आपके पास? फिर वेल्थ से तो सेपरेट कर दिया आपको। हाँ, मतलब जो जो एस्पेक्ट, जो भी चीज है उससे आपको अलग कर देगा उस हाउस के बेसिकली। जो सिग्निफिकेशंस है उससे आपको अलग कर दिया, मतलब वो सिग्निफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे। अब जैसे थर्ड हाउस में सिबलिंग्स के साथ है तो सिबलिंग्स के साथ आपकी या तो अनबन हाँ, होगी या वो मान होंगे ही नहीं आपके मान लीजिए साथ। 5वें घर के साथ हो गया, हम्म तो हो सकता है कि आपकी संतान ना हो, संतान का सुख ना हो। संतान का सुख ना हो या है तो वो अलग हो नहीं, जाएंगे अलग नहीं आपसे। है। 5th हाउस अच्छा, डजंट से अलग अलग की बात नहीं करता, इट ओनली टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस फ्रॉम प्रोजेनी। ओके ओके, हाँ, तो अलग वो तो होगा बाद ही में नहीं। होंगे ना, पहले थोड़ी हो जाएंगे अलग कोई। और अगर मान लीजिए 8th हाउस में हुआ तो खराब हो गया 8th हाउस के लिए, आपकी नहीं, तो शादी का लॉन्गिटिविटी, जैसे लॉन्गिटिविटी है तो मैंने कहा कि 8th हाउस लॉन्गिविटी कम हो गई, मोड ऑफ डेथ खराब हो गया, आपकी मैरिज नहीं चलेगी, सेपरेशन डाइवोर्स हो जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल ओके रिलेशंस में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको अनअर्न्ड मनी नहीं मिलेगा, आपके स्पाउस की हेल्थ खराब होगी, आपके स्पाउस के पास वेल्थ नहीं होगी। जैसे सर ये चीज हम राशि मतलब राशि चार्ट से देखेंगे या भावाचल चार्ट से देखेंगे? लग्न चार्ट से जो एस्पेक्ट वगैरह हम देखते हैं, वी ऑल सी फ्रॉम द लग्न चार्ट ओनली। भाव से नहीं, सिर्फ ये सेपरेशन वाला जो है, जैसे किसी का जैसे लग्न चार्ट में सैटर्न है लगन में, बट जी 12th हाउस में है सन, ठीक है, बट भावाचलित में क्या हो रहा है, वो दोनों एक ही नहीं, भाव जो ये भी जो हम जो देखते हैं एस्पेक्ट वगैरह, दिस वी सी ओनली फ्रॉम द लग्न चार्ट। भाव चलित में तो सिर्फ हम ये देखते हैं कि वो प्लैनेट किस हाउस में है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं देखते। ओके ओके सर। सर ये इष्टफल की बात जो कर रहे हैं, इसमें मैं एक चार्ट देख रही हूँ, उसमें मरकरी 4.7 है और वीनस 59 है उसका पॉइंट्स, और जैसे महादशा है इष्टफल, इष्टफल, हाँ तो मरकरी का इष्टफल ज्यादा है, सॉरी वीनस का, तो वीनस के रिजल्ट वीनस आपको का अच्छे। तो 59 है और मरकरी 4.7 है, और हाँ, जैसे तो अभी दशा चल रही है, महादशा चल रही है मरकरी की और अंतर्दशा वीनस की। मरकरी इज ए वीक प्लैनेट, इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है उस हॉरोस्कोप में। तो फिर इसमें अब रिजल्ट्स वीनस से देखेंगे या मरकरी से देखेंगे? नहीं, मरकरी वीनस का चल रहा है, तो जो भी प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग है मरकरी और वीनस में से, नहीं, अब उसके इसके रिजल्ट हिसाब से तो वीनस स्ट्रॉन्ग हुआ ना 59 पॉइंट्स है। कष्टफल इष्टफल से नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग, ओके, अच्छा, षडबल, वो षडबल से देखेंगे आप, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है ना षडबल, हाँ उससे देखेंगे। साहब एक क्वेश्चन, 6th हाउस में सेपरेशन होगा तो सिकनेस खत्म हो जाएगी? नहीं, बढ़ जाएगी, उल्टा है ना ये बाकी हाउस पॉजिटिव है, 6, 8, 12 नेगेटिव हाउस है, उनको नेगेटिव की तरह देखो आप, ओके कि अगर जितना बेनिफिक का इफेक्ट होगा उतना ही वो और परेशानी बढ़ जाएगी, इसीलिए बेनिफिक प्लैनेट तो बेटर है इन हाउसेस में, बेनिफिक से तो सत्यानाश हो जाता है बिल्कुल। ऐसा ये षडबल में भी दिखा रहे हैं कि वीनस 159 है और मरकरी 100 शो कर रहा है, तो रिजल्ट कैसे देखेंगे इसका? तो वीनस का स्ट्रांग हुआ ना, तो वीनस के रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो जैसे अभी मरकरी की महादशा में वीनस की अंतर्दशा चल रही है, तो और 2 नंबर का लगन है, तो ये तो अच्छे फल देना चाहिए ना? हाँ, वीनस के रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा मिलेगा। नहीं, पर रिजल्ट तो बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है, क्या? अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, सारे नेगेटिव तो फल। प्लैनेट ही मान लीजिए आपके हॉरोस्कोप में वीक हो या ट्रांजिट भी खराब चल रहा हो, तीनों चीजों को देखना है हमें, ट्रांजिट भी तो देखोगे ना आप, अच्छा, ट्रांजिट क्या चल रहा है हॉरोस्कोप में, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, टोटल आप उसको देखिए, एक चीज से मत देखिए, टोटल देखिए आप उसको।
लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस जुपिटर होता है ना? नहीं, एनी प्लैनेट कैन बी लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। जो साइन कौन सा है वहां पर 12th हाउस में आपके हॉरोस्कोप तो में? जनरल 12th वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, जैसे जो 12 घर हैं उनमें 12th कैन बी एनी। हाँ जी, क्या कहा आपने? हेलो, सर एक क्वेश्चन मेरा है सर, अगर ये जैसे अभी आपने जो सेपरेटेड टेंडेंसी वाली बात बताई है, तो सेकंड हाउस में बैठा है एक किसी एक हॉरोस्कोप में गुरु और ये शनि एक साथ, जुपिटर एंड सैटर्न है ना, एंड 12th हाउस में उनकी पाइसिस है, पाइसिस का लॉर्ड भी जुपिटर हो गया। हाँ, तो ये एक, हाँ जी, तो ये प्लैनेट ऑफ सेपरेटिंग टेंडेंसी। तो शनि एंड जुपिटर इज नॉट गुड इन द सेकंड हाउस इन सेकंड हाउस। तो अगर हम प्रोफेशन की यहाँ बात करते हैं, बिकॉज ये हमारे वेल्थ मैटर को भी देखता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा फाइनेंशियली इनकी पोजीशन वीक रहेगी? बिल्कुल, वेल्थ नहीं होगी। मतलब ये जो है हमारे लिक्विड एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, नथिंग टू डू विद द इनकम। एक्चुअली इनकम हम देखते हैं 12th हाउस से, और ये जो आपके एसेट्स होते हैं वो देखते हैं सेकंड हाउस से। एसेट्स देखेंगे, ओके। ये जरूरी नहीं है कि इनकम बहुत अच्छी है तो एसेट भी होंगे, या इनकम बिल्कुल नहीं है तो एसेट ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा हो एसेट्स। अच्छा, या दिस इज लिक्विड एसेट्स आपके जो सेकंड हाउस है। तो ये मींस जो हम जमा पूंजी है उसको कम कर सकता है? बिल्कुल, जमा पूंजी नहीं होगी आपके पास, जमा पूंजी नहीं होगी। नहीं। और जो हम करियर बनाएंगे वो हम 10th हाउस से देखेंगे। हाँ, प्रोफेशन तो 10th हाउस से, वो प्रोफेशन हम देखेंगे। या इट्स नथिंग टू डू विद सेकंड हाउस प्रोफेशन। और ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वीक होगा, बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट करेगा, उस टाइप से इसके रिजल्ट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ सुधीर जी, आप पूछिए कुछ। बहुत अच्छा बताया आपने, और अब लग रहा है कि ये क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी थी। नहीं, जरूरी तो है ये। देखिए सुधीर जी, एक चीज बताऊं मैं आपको कि एक आपकी कोई गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। हर आदमी का एक नेचर मीन्स की एक टेम्पटेशन होता है जल्दी से हम सीख जाएं सब चीजें, बिना किसी पहले दिन ही हमको सब कुछ आ जाना चाहिए। और अगर उस को हम करेंगे तो वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग एट ऑल एक्चुअली। और जब स्टेप वाइज जाएंगे तो आपको देखेंगे सच ए सिंपल सब्जेक्ट, इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस, एनीबॉडी कैन मेक प्रेडिक्शंस। सिंपल तो नहीं है, एकदम से लास्ट में पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे टोटल जो पूरा जो है। एक्चुअली ट्रेलर देखते हैं ना कि मूवी का ट्रेलर क्या है। ट्रेलर नहीं है, यू सी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, डोंट सी द एंड एक्चुअली। जब भी मजा आएगा आपको। जैन साहब, आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा। अब देखेंगे इसमें अब स्टेप वाइज हम कैसे कैसे करेंगे, एंड वी विल डिस्कस सो मेनी थिंग्स व्हिच आर सो इम्पोर्टेंट। बट जो बेसिक अगर मैं नहीं बताता आपको सबको तो आपको कुछ समझ नहीं आता, फिर तो बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर मैं एक और पूछना चाह रही हूँ, पहले भी पूछा था कि जैसे अब हम सीख रहे हैं, किसी को कैसे फायदा होगा, हो भी सकता है कि नहीं उसके हॉरोस्कोप के हिसाब से। तो जैसे अब मैं अभी आपसे ये आप कह रहे थे 8th हाउस मरकरी, सैटर्न और जुपिटर का होना चाहिए अगर कोई एस्ट्रोलॉजी उसके। देखिए जो जितने भी ऑकल्ट सब्जेक्ट हैं, आध्यात्मिक विषय, वो हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस अगर में अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो इट गिव्स ए टेंडेंसी टू लर्न अबाउट द ऑकल्ट सब्जेक्ट। तो उसमें 8th हाउस में देखिए कि एक तो मरकरी और जुपिटर, ये दो प्लैनेट हैं विच आर कंसर्न्ड विद द नॉलेज एक्चुअली, मरकरी और जुपिटर। तो अगर हमें 8th हाउस की नॉलेज को प्राप्त करना है तो नेचुरली इन दोनों प्लैनेट का एसोसिएशन होना चाहिए उस हाउस के साथ में। सेकंड इज सैटर्न इज द कारका फॉर दैट हाउस, तो कारक का भी रोल इंपॉर्टेंट है। तो सैटर्न का 8 का कारक, कारक 8 का जो सिग्निफिकेटर है दैट इज सैटर्न, शनि। अच्छा, तो शनि का जो रोल है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर 8th हाउस की हम किसी भी एस्पेक्ट की बात करेंगे तो शनि विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब तक शनि की ब्लेसिंग नहीं होगी तो वो भी हमको सिखा सकता है। और थोड़ा सा जब आध्यात्म की हम बात करते हैं तो 9th हाउस इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द रिलीजियस एंड द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो अगर 9th हाउस का भी एसोसिएशन हो तो और बेटर हो जाता है
कि बट ये कहा गया कि अगर मेन जो प्लैनेट है नॉलेज के वो मरकरी और जुपिटर है, तो जब भी 8th हाउस का एसोसिएशन मरकरी या जुपिटर के साथ होगा तब आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाते हैं। और दूसरा मैंने कहा कि सीखना तो ठीक है, सीख तो गए मान लीजिए, बट यू हैव टू मेक प्रेडिक्शंस, और प्रेडिक्शन भी आपकी सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रेडिक्शन भी आपकी गलती हो। तो एक कहते हैं कि वाक सिद्धि होनी चाहिए, मतलब जो बोलने में जो भी आप बोलें वो सही बोलें, गलत ना बोलें, जो आप बोलें वो सच हो जाए। तो वो कैसे होगा? जब तक सेकंड हाउस के ऊपर बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो। अगर सेकंड हाउस के ऊपर बेनिफिक प्लैनेट का जब इन्फ्लुएंस होता है तो आप जो भी बोलते हैं वो सच अपने आप हो जाता है, आपके मुंह से सच ही निकलेगा, जो कि जरूरी है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए कि जो वो बोल रहा है वो सच होना चाहिए। तो वाक सिद्धि बोलते हैं उसके लिए। तो सेकंड हाउस में जैसे ही बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो वाक सिद्धि अपने आप हो जाती है। तो वो बहुत हेल्प करता है फिर एस्ट्रोलॉजर के लिए, क्योंकि खाली जानने से नहीं है, यू हैव टू मेक द राइट प्रेडिक्शन। और कभी कभी देखा होगा कि कुछ एस्ट्रोलॉजर होते हैं जब सेकंड हाउस के ऊपर बहुत मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है, उल्टा उल्टा बोलेंगे, आता सब है उनको, लेकिन आपको सब नेगेटिव बातें बोलेंगे, कोई पॉजिटिव बात नहीं बोलेगा आपको, और जो भी बोलेगा वो गलत होगा आपके लिए। जैन साहब, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। 8th हाउस आपको सिखाता है ये एस्ट्रोलॉजी। मैं सुभाष बोल रहा हूँ जैन साहब। हाँ हाँ बोलिए। मैं अपने उसमें लग्न चार्ट में देख रहा हूँ कि 8th हाउस में मेरा मार्स है 19 डिग्री। ठीक है, साइन क्या है? How do I connect it now with this astrology? Because you told that Mercury and Jupiter का combination होना चाहिए तभी उसकी टेंडेंसी। आप ये देखिए कि और भी तो कुछ साइन क्या है उसका। साइन 7 है, वीनस का साइन है। यस यस, ठीक है, और कारक है शनि। कारक है शनि, ठीक है। इन तीनों के ऊपर देखिए कि जुपिटर मरकरी का एसोसिएशन है या नहीं है। ऑल आर रिलेटेड टू द 8th हाउस। उसका कारक भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा, पोजीशन भी हो सकती है, लॉर्ड भी हो सकता है। तो वो मतलब प्लेनेट इटसेल्फ वहां पर पोजीशन होना जरूरी पोजीशन नहीं है, एस्पेक्ट भी कर रहे हो। अगर मान लीजिए कि 8th हाउस के लॉर्ड को जुपिटर या मरकरी एस्पेक्ट कर रहा है या साथ में है, तो इट इज द सेम थिंग। ठीक है, इस केस में सैटर्न जो है वो मेरा 7th हाउस में है, 7th हाउस में है और 16 डिग्री का है, तो उससे सेकंड हाउस हो गया ये 8th हाउस जो है। एक मिनट मैं बताता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ, अच्छा एक मिनट आप होल्ड करिए। सर एक बात ये, मैं जैसे अपना अगर मैं एनालाइज करती हूँ, 2 नंबर का लगन है, सेकंड हाउस में मंगल बैठा हुआ है, वो 8th हाउस को देख रहा है 7th एस्पेक्ट से, और 9th में मेरा जुपिटर सैटर्न है। हाँ, तो वो दोनों प्लैनेट हो गए ना, ठीक हो गए, फेवरेबल हो गए। नहीं, अब जो मंगल है वो 8वें घर को भी देख रहा है और 9th घर को भी देख रहा है, और उसकी दृष्टि गुरु पर भी है और शनि पर भी है। हाँ, तो हो गया ना एसोसिएशन, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, पर प्रेडिक्शन जैसे मंगल नेगेटिव सेकंड हाउस में है, इसका मतलब अगर मैं आप वाक वाली जो बात कर रहे हैं वो तो सही नहीं है ना फिर। वो तो जब मैंने कहा कि सेकंड हाउस के ऊपर बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होगा, हाँ, जब भी आपको वाक सिद्धि मिलेगी। कहते हैं ना कुछ लोगों के जो बोल देते हैं वो सही हो जाता है अपने हाँ, आप। हाँ, हाँ। तो उस टाइप की जो होता है वो पर इसका मतलब मेरे तो मंगल नेगेटिव है, इसका मतलब वाक सिद्धि तो नहीं हो पाएगी। एक चीज से नहीं होता, यू हैव टू सी इन टोटलिटी, पूरा हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा, जब पता लगेगा। एक पॉइंट से नहीं होगा, टोटल देखिए आप। नहीं, अब इसके हिसाब से क्या होगा कि मैं कुछ कर पाऊंगी या ऐसे ही बस सीखती रह जाऊंगी? वो आप सीख ही रहे हो बहुत सालों से। तो दिखाई पड़ रहा है। She is learning from the last 30 years. 30 years. Yes. She was my student, I think, about 30 years back. Oh my God. And still, oh my God. Still she is learning. तो वो तो बता रहा है, अपने आप ही बता रहा है, उसको देखने की क्या जरूरत है। तभी तो कह रही हूँ कि इंटरेस्ट तो है पर मैं कुछ करती नहीं हूँ। हाँ, वो आपका मतलब टेम्पटेशन नहीं होता सीखने का। जैसा सुभाष बोल रहा हूँ मैं, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1952। एक मिनट।
April 26. April 1952. 52. Pardon? 52. 52. Time? And 0440 hours. सुबह के 4:40. And place? Place हरिद्वार. आप पैदा भी हरिद्वार में हुए? हाँ, बहादुराबाद. Yes, my father was posted here as executive engineer. अच्छा, मैं कहा रह भी वहीं पर रहे शुरू से. वो चांस की बात है. ये देखिए, ये आपका है जो आप बोल रहे हैं. जुपिटर तो देख रहा है इसको सीधा सीधा. क्या चाहिए आपको? हाँ, जुपिटर ठीक है. जुपिटर तो देख ही रहा है ना. अच्छा, ठीक है, उस तरह से. हाँ, जुपिटर का पास. मगर वैसे तो मैलेफिक है ना जुपिटर. 06 डिग्री है केवल. अरे एक बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है. अच्छा, ठीक है. जुपिटर का एसोसिएशन है, इसलिए आपको टेम्पटेशन हुआ. अगर मान लो जुपिटर बहुत ही अच्छा होता तो आप बचपन से पहले से सीखते. हाँ. But it has been my tendency to learn new subjects all the time. That's why you have joined actually, क्योंकि आपको कुछ टेंडेंसी तो है सीखने की. टेम्पटेशन तो है सीखने का. और जुपिटर स्टेट में देख भी रहा है यहाँ पर. और आप जो बात कर रहे थे मंगल की, मंगल इज द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस. राइट. ओके. वो भी वहीं बैठा हुआ है. हाँ. तो सारी चीजें तो मिल रही हैं उसमें. ठीक है. तो that means that proves that I have the tendency. बिना उसके आप आ ही नहीं सकते यहाँ पर. बिना उसके आप एडमिशन ही नहीं लेंगे. और लिया होता तो छोड़ के चले गए होते अब. अनिल जी एक सेकंड रुकिएगा. ये जो आपका D2 चार्ट है ना, एक बार देखिए जरा. इसमें सारे D2 चार्ट देखिए एक बार. हाँ, ये इसमें सारा इकट्ठा, में सब कुछ इकट्ठा हो गया. क्यों? इकट्ठे होते हैं. दो ही हो रहा होते हैं, सन का मून का. या तो प्लैनेट सन के ओरा में होगा या मून के ओरा में. दो ही पोजीशन होती हैं इस चार्ट में. वो डिस्कस करेंगे बाद में. ये तो बहुत ही ज्यादा क्लबिंग हो गई. बहुत ही ज्यादा. नहीं, क्लबिंग ही होता है उसमें. दो ही पोजीशन में सारे प्लैनेट आते हैं. एक्सक्यूज मी सर. सर जैसे अभी ये गोयल सर की आपने देखी है, तो इसमें क्या हम ये भी कहेंगे साथ में कि इनको सन भी जुपिटर के साथ बैठा है, तो इनको नेम और फेम भी मिलेगा इस फील्ड में? किस फील्ड में? जो ये जो इन्वेंशन में जा रहे हैं, जो ये इसमें जा रहे हैं जन्मपत्री देखने के काम. नेम एंड फेम. हाँ, 8th हाउस इज नॉट कंसर्न्ड विद द नेम एंड द फेम. और सन देख रहा है तो उससे 8th हाउस को लगन में है. ये लाइट की हवा जल रही है. फेम आप किस हाउस से देखते हैं? ये वाले में जा रही. वन इज इन हाउस. म्यूट खोला है मैंने एक बार बेटा. जा फेम किस हाउस से देखते हैं? इधर वाले में लाइट आ रही है मेरे पे. ठीक है. फेम देखते हैं 9th हाउस से, ना कि 8th हाउस से. ओके सर. अगर 9th हाउस के ऊपर सन का एसोसिएशन होता तो हम कह सकते थे. तो होता. फेम हैज नथिंग टू डू विद द 8th हाउस. और इसमें सन का क्या रोल रहेगा? सन इनको देख रहा है तो सन देखता रहा. इसे मैलेफिक प्लैनेट एक साथ में. ओके. अनिल जी, सन 8th हाउस को देख रहा है तो इनको गड़ा हुआ धन मिलेगा क्या? हैं जी? गोयल साहब को गड़ा हुआ धन मिला होगा जरूर. 8th हाउस के साथ 3 मैलेफिक प्लैनेट हैं. सन भी देख रहा है, मार्स भी है वहां पर, राहु भी देख रहा है. और मैंने एक पेड़ लगा रखा है घर के आंगन में, इस पे से नोट टपकते हैं. 3 मैलेफिक प्लैनेट हैं. इट्स नॉट ए गुड पोजीशन. बट सिर्फ जुपिटर है जो एक सेव कर रहा है उसको. सेव कर रहा है. क्या? इट्स एसोसिएशन ऑफ 3 मैलेफिक प्लैनेट्स. यस. अच्छा अनिल जी, इससे इन सबसे थोड़ा सा अलग मैं एक सवाल पूछूंगी आपसे. ये जो वैराग्य जो होता है, वैराग्य, that is also separation, right? Separation from the worldly matters. Vairag is not separation. Vairag is going within yourself. वो separation कहाँ हुआ? Meditation. अच्छा, okay. अच्छा वैराग्य, अगर वैराग्य देखना हो कि कैसे होगा तो कैसे पता चलेगा? वैराग कब होता है? जब when you go into the depth of the knowledge. Okay. वैराग होता है when you go into the depth of the knowledge. तो उसके लिए जो प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं कौन से होंगे? नॉलेज का प्लैनेट कौन सा है? 2nd और 9th हाउस हुआ. प्लैनेट कौन सा है नॉलेज का? जुपिटर, मरकरी. जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ नॉलेज. और जब सैटर्न उसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है, शनि,
अच्छा. Shani puts a pressure. Shani, it means when there is association of Jupiter and Saturn, then you go into the depth of the knowledge. जब वो दशा आएगी उस तरीके से. हाँ, तो ये जो अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, तो इट मीन्स यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द नॉलेज. और जब बहुत डेप्थ पे चले जाते हैं नॉलेज में, तो साधु ही बनोगे और क्या बनोगे. और क्वेश्चन ये है कि दो तरह के साधु होते हैं. एक घर में रह के साधु पना करते हैं, एक बाहर घर का छोड़ देते हैं. जैसे होते हैं. एक घर को छोड़ देते हैं. एक घर को. मेरा किसका शनि और जुपिटर साथ बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक घर को छोड़ देते हैं लोग. तो उसमें अगर ये जुपिटर और सैटर्न का एसोसिएशन अगर अच्छे घरों में होता है, तो ऐसे लोग घर पर ही रहते हैं. बट ये जब एसोसिएशन नेगेटिव हाउसेस में हो जाता है, देन देयर आर चांसेस ऑफ लिविंग द हाउस. मेरे 8वें घर में मैं देख रही हूँ 10 नंबर लिखा है. 10 का मतलब सैजिटेरियस. रूलिंग लॉर्ड ऑफ द साइन इज जुपिटर. और 8वें घर में 10 नंबर इज कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न का रूलिंग लॉर्ड सैटर्न हो गया. और 8वां घर है, तो 8वें घर का कारक सैटर्न ही हो गया. और मेरे पहले घर में भी सैटर्न बैठा है, तो वो देख भी इसको रहा है. सैटर्न कैसे देखेगा इसको 8th हाउस को? अच्छा, फर्स्ट हाउस में जो शनि बैठा हुआ है वो 8th को नहीं देखता. आप अपना बताइए क्या है डेट? मेरा 14 जून 1975. टाइम 7:41 AM. And place? आगरा. इसमें जेंडर की जरूरत नहीं पड़ती है. ये देखिए, ये पोजीशन है. अब बताइए कैसे एसोसिएशन है या नहीं है. रवि जी आप बताओ. सर सैटर्न तो नहीं देख रहा 8th हाउस को. राइट. सैटर्न 10th को जरूर देख रहा है. एंड जुपिटर जो है सर, जुपिटर देख रहा है 2nd हाउस को देख रहा है. और यहाँ और ये 6th हाउस को देख रहा है. 6th हाउस को देखेगा या 6th हाउस को देख रहा है. और मरकरी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है. लगन क्या बना सर इसका? लगन में ग्रहों की स्थिति बताएंगे सर? लगन 3 नंबर है. जेमिनी अच्छा, मिथुन लगन. शनि शनि. हाँ, अब कोई बताइए. चलिए. हाँ, लगन में है. और ग्रहों की क्या स्थिति है सर? वीनस एंड मून 2nd हाउस में है. राहु 6ठे घर में है. और जुपिटर मार्स 10th हाउस में है. और मरकरी सन एंड केतु 12th हाउस में है. अच्छा सर, सैटर्न जुपिटर को तो देख रहा है, और जुपिटर इनका जो है वो 8th हाउस का कारक भी है. करेक्ट. लॉर्ड भी है, कारक भी है, दोनों हैं. वो दोनों के दोनों जुपिटर को देख रहे हैं, तो एसोसिएशन तो हो ही गया अपने आप ही. राइट. तो ऑकल्ट स्टडीज में इसका मतलब इसीलिए इंटरेस्ट है. बिल्कुल, बिना उसके आएंगे ही नहीं. आप मैं बता दूं आप. तो वो वाक पटुता आपने क्या बताया? वो है. देखिए नाउ यू सी द 2nd हाउस. 2nd हाउस की क्या पोजीशन है? वीनस मून दोनों बैठे हैं सर. दोनों अच्छे है. और जुपिटर देख भी रहा है यार, उसको क्यों भूल जाते हो? जुपिटर देख रहा है मेन चीज. तो तीन ग्रहों का एसोसिएशन हो गया 2nd हाउस से. इट्स अ वंडरफुल पोजीशन कि मून को भी जुपिटर वीनस देख रहा है, और उसको 2nd हाउस को भी देख रहा है. अब तुम्हें जम के प्रेडिक्शंस करते हैं. हमारे सर के 2nd हाउस पर भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट है. अपने सर जो हैं जैन सर, उनके 3 2nd हाउस पे 3 बेनिफिक. अपना हॉरोस्कोप एक बार पुट अप कीजिए ना. विल सी. नेक्स्ट टाइम करेंगे. पहले अपना. वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. ओके सर. ओके. आज तो सर बहुत उच्च कोटि का ज्ञान बांटा आपने. चलो अच्छी बात है ना, थोड़ा ज्ञान. बहुत एनलाइटनिंग. वेरी एनलाइटनिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आपने बहुत ध्यान से सुना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है. हाँ जी. अभी अब्सॉर्ब भी करना है. हाँ, तो विल कंटिन्यू विद दिस एक्चुअली. और काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी आपको. अभी तो ये जस्ट मतलब एक आउटलाइन है.
but when you go into the detail then you find so many interesting things actually. But वही है कि थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ क्लास के बाद आप भूल मत जाइए, सुधीर जी की तरह पढ़िए थोड़ा सा। सुधीर जी को गुरु बना लेंगे हम लोग साथ। हाँ बिल्कुल बना लीजिए, एटलीस्ट टू गेट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। जरूर। सुधीर जी तो 12 घंटे लगा रहे हैं पढ़ाई में। हाँ जब भी तो आएगा, बट सुधीर जी आप थोड़ा सा बहुत आगे मत जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। Don't try to cross। हाँ तो आप ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि वो उसमें डूब ही जाता है आदमी, फिर वो निकलता नहीं है बाहर। एकदम डेप्थ में आप पहुंच गए हैं। एक जो 9 से 12 घंटे से 6 घंटे पे आ जाओ पढ़ाई में। नहीं मतलब 1-2 घंटा पढ़िए कम से कम, और थोड़ा सा एक कोशिश करिए। और आप लोग कर रहे हैं, सब लोग मैं देख रहा हूँ, काफी लोग बहुत इंटरेस्ट से कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, मतलब दे आर डूइंग वेल एक्चुअली। तो गुरु भी तो अच्छे हैं इसीलिए तो कर पा रहे हैं। नहीं गुरु तो गुरु होता है, कृपा है बस। बेसिक तो आपको मेहनत करनी है, मुझे थोड़ी करनी है। हाँ ये बात तो सही है, यू आर। तो थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टेड हो जाएगा। और एक बार जब आपका इंटरेस्ट, एक बार आप उसमें हो गए ना, टेक ऑफ स्टेज पर आ गए, फिर आपको मजा ही मजा आएगा, फिर कुछ सब अच्छी लगेगा। स्टार्ट होने वाली बात है अगर एक तो चलिए ठीक है, we'll meet on Friday now. Thank you so much. Thank you so much and good night. Thank you.